ये कहना चाहूँगा, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो ये 15 मिनट आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पूरे भारत की ग्रोथ स्टोरी टायर 3 सिटी में संभव है कि आज जो चीज़ हम कर रहे हैं क्या वो 6 साल बाद भी एग्जिस्टेंस में रहेगी। बहुत सारी कोविड वैक्सीन के लगाने के बाद थक्का जमने की रिपोर्ट या हार्ट अटैक की रिपोर्ट आई है। आजकल लोग जो जिम कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि वर्कआउट करते समय डेथ हो गई। इसका मतलब अगर आप अच्छे दिख रहे हैं, अगर आपका BMI अच्छा दिख रहा है तो जरूरी नहीं कि आप हेल्दी हैं। क्या मैं CT एंजियो करा लूँ तो शायद मैं हार्ट अटैक से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता हूँ अगर वो नॉर्मल आया। लेकिन अब बहुत क्लियर कट डेटा हमारे पास उपलब्ध है कि अल्कोहल का डायरेक्टली हार्ट हेल्थ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है। गाय का घी उतना ही हेल्दी है जितना एक रिफाइंड अच्छी क्वालिटी का ऑयल। वसा का उपयोग या तेल का उपयोग या घी का उपयोग जीवन के लिए बहुत जरूरी है। उसको पूरी तरीके से कम कर देना या खत्म करना अपनी डाइट में हानिकारक सिद्ध हो सकता है। एक बहुत बड़ा सेइंग है ऑक्सफोर्ड मेडिकल साइंसेज में, जहाँ मरीज का हिस्सा रोग लगभग ही सारे हम ऑयल यूज कर सकते हैं। तो महंगा ऑयल बेहतर नहीं है। किसी भी तरीके का सप्लीमेंट एक यंग एज के लिए अच्छा नहीं है। और भारत का पूरा जो फ्यूचर है 2047 तक वो Tier 2 और Tier 3 सिटीज ही डिसाइड करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द मेट्रो, कहानी नए भारत की। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस ब्रांच के बारे में जब भी आप सोचते हैं एक अस्पताल के बारे में, चाहे वो एक मेडिकल स्टूडेंट के हिसाब से सोचें या पेशेंट के हिसाब से सोचें, एक ऑर्गन सिस्टम सबके दिमाग में सबसे पहले आता है, वो है दिल यानी कि हार्ट। और आज हमारे साथ हैं एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष तिवारी, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के ही नहीं एक पूरे देश के विख्यात कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आज के पॉडकास्ट में हम किन बिजनेस लेसन्स को सीखेंगे। सबसे पहली बात, ये पॉडकास्ट खास है उन मेडिकल स्टूडेंट के लिए जो अपने करियर में कार्डियोलॉजी को एज ए ब्रांच सिलेक्ट करना चाहते हैं, उन हॉस्पिटल ओनर्स के लिए या एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कि एक कार्डियोलॉजी का सेटअप बनाना चाहते हैं। डॉक्टर्स के अलावा कौन और लोग हैं जो कि कार्डियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारी आम जनता, ऑडियंस, जिनके दिमाग में इस समय डर बैठा हुआ है, जो डेथ्स हो रही हैं, उनका रीज़न कार्डियक बताया जा रहा है। तो सब कुछ है इस पॉडकास्ट में, जुड़े रहिए लास्ट तक। इस पॉडकास्ट के अंत में आप एक सेहतमंद हार्ट रखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो सब सीखेंगे, और एक सिटी की फाइनेंशियल या हॉस्पिटल्स की फाइनेंशियल हेल्थ को बनाए रखने के लिए क्या टिप्स हैं वो भी हम सर से सीखेंगे। सो वेलकम डॉक्टर आशीष सर इन आवर पॉडकास्ट। धन्यवाद। और बियॉन्ड द मेट्रो में मुझे इनवाइट करने के लिए मैं आभारी हूँ। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बात महाकौशल की जनता तक हम पहुँचाना चाहेंगे कि हेल्दी हार्ट या कि स्वस्थ हृदय कैसे रहे और स्वस्थ हृदय के साथ स्वस्थ जनता कैसे रहेगी आगे। थैंक यू सो मच सर। तो आप सबके दिल का ख्याल रखते हैं। अभी इस पॉडकास्ट में आने के बाद अभी आपके दिल की धड़कन क्या कह रही है? तो ये एक भारत, भविष्य का भारत जो है वो महानगरों से निकल के Tier 2 Tier 3 सिटी में आएगा। ये बात पूरी तरीके से विदित है। और सारा जो आर्थिक जो डेटा है वह भी इसी बात की तरफ इंगित कर रहा है कि धीरे धीरे पूरे भारत की ग्रोथ स्टोरी 2035 या 2047 जब तक हम भी मान रहे हैं, ये पूरे भारत की ग्रोथ स्टोरी Tier 3 सिटी में संभव है। और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश या उत्तर भारत है, जहाँ पर ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है। ऐसी ही ग्रोथ मेडिकल फील्ड में भी लंबे समय से रुकी हुई है मध्य भारत या उत्तर भारत में, जो पिछले 5, 7, 10 सालों में धीरे धीरे होना शुरू हुई है। हम सभी को पता है दक्षिण भारत में मेडिकल फील्ड में उन्नति पहले हुई थी और वो लोग एक ऊंचाइयों तक पहुंच चुके थे, जिसको अब धीरे धीरे मध्य भारत और उत्तर भारत में हम लोग पहुंच रहे हैं। और मेट्रो से निकल के अब यह सुविधाएं, जिसमें से हृदय रोग सुविधाएं भी हैं, अब धीरे धीरे Tier 3 सिटी में पहुँचे, जिसमें जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर सम्मिलित हैं। और यहीं से भविष्य के भारत की नींव डाली जाएगी। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बात करी कि जो हेल्थ केयर का अपकमिंग सेक्टर है वो नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया है। उस पार्ट में हम डिटेल में जाएंगे। उसको शुरू करने के पहले हम जानना चाहेंगे, एक 15 साल 16 साल के एक
स्टूडेंट, लड़का या लड़की के हिसाब से, अगर वो एक सोचता है कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो आप समय में पीछे जाइए, कब पहली बार आपके दिमाग में आया कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तब से लेके अब तक का सफ़र, क्या लर्निंग्स हैं हमारे यंग स्टूडेंट्स के लिए जो भी इस करियर पाथ को चूज़ करना चाहते हैं? तो भारत का जो मेडिकल करिकुलम है, मेडिकल का जो सिलेबस है, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ऐसा है जिसमें आपको सभी विभागों के बारे में सीखने का मिलता है। तो जब आप सभी विभागों में एक एक करके जाते हैं, अपनी पोस्टिंग अटेंड करते हैं, जब वहाँ पे काम सीखते हैं, बारीक काम सीखते हैं, वहाँ के टीचर से मिलते हैं, तो कई बार शिक्षकों का भी आपके ऊपर एक प्रभाव होता है। साथ में जब आप उस विभाग में जाके काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको इस विभाग में रुचि ज़्यादा है। यहाँ पर ये बात कहना बहुत ज़रूरी होगा कि सभी विभाग, चाहे वो किसी भी तरीके के विभाग हों, सिर से लेके पाँव तक, और पैरा क्लिनिकल विभाग जैसे कि जहाँ पे लैब टेस्ट इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे बेसिक संरचना शरीर की जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सभी विभाग उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जब आप इन विभागों में जाते हैं तो कई बार आपको धीरे धीरे अपना रुझान पता चलता है और कुछ चीज़ें आपको बहुत फोकस करती हैं। जैसे जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था और जब मैं एमडी में भी गया, या जब मैं स्नातक करने गया भोपाल में, तब भी मुझे समझ में आया कि एक विभाग ऐसा है जहाँ पर थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, लेकिन अब मरीज को आराम भी ड्रामेटिक होता है, पेशेंट को सेटिस्फेक्शन भी ड्रामेटिक होता है। ड्रामेटिक मतलब आज मरीज बहुत दर्द से करा रहा है, लेकिन कल मरीज आपके सामने बिल्कुल ठीक होगा। तो ये जो प्लेजर है, ये जो संतुष्टि है जो डॉक्टर को मिलती है, यह संतुष्टि कभी कभी बाकी विभागों में थोड़ा देर से आती है। तो ये जो लोग इस तरीके के लोग हैं जिन्हें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, जैसे आपने बहुत सारे बिजनेसमैन भी देखे होंगे या एंटरप्रेन्योर भी देखे होंगे जो हाई रिस्क बिजनेस को लेते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, बट उसमें फेलियर के चांसेस भी होते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप ये एक्सट्रीम इमरजेंसी वाली ब्रांच, ऐसी इमरजेंसी वाली ब्रांच जैसे हृदय रोग है, दिमाग वाला विभाग है, या ऐसा कोई विभाग है जिसमें ट्रॉमा है, इन सब विभागों में आपको इमरजेंसी ज़्यादा होती है और इनमें आपको 24 घंटे अपने टोस पे रहना पड़ता है। तो अगर आप में इतना एड्रेनलिन रश है तो ये विभाग आपके लिए है, और शायद इन विभागों में आपकी सफलता छुपी हुई है। तो ये आपको इनर सेल्फ से ही पहचानना पड़ता है, और इसकी नींव कहाँ रख जाती है? जब आप MBBS या अपना ग्रेजुएशन करते हैं। तो क्या वो इंटरनल साइन होते हैं? आपने बात की एड्रेनलिन रश की, तो कैसे एक मेडिकल स्टूडेंट ये पहचाने कि भाई मैं इस रश को लेने के लिए तैयार हूँ, या मुझे फिर ऐसी ब्रांच नहीं लेनी चाहिए? क्या कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं? यस, बिल्कुल होते हैं। जब ये सिग्नल्स होते हैं, जब उसको सर्जरी में किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, किसी स्टूडेंट को मज़ा आता है बीमारियों के डायग्नोसिस बनाने में, उसको चीरफाड़ ज़्यादा पसंद नहीं होती, तो ये ये विभाग हैं जहाँ पे बहुत सारे विभाग हैं, 18 से 20 विभाग हैं, जहाँ पे आपको बिना चीरफाड़ के आप मेडिकल साइंस से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपको चीरफाड़ के या सर्जिकल विभाग से आपको दूसरी इतर ब्रांच चुननी होती है। वह विभाग जिनको कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जब आप सर्जरी करते हैं और सर्जरी के बाद जब उसकी सिलाई करते हैं, जिसको सूचर बोलते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, और किसी भी तरीके के इमरजेंसी के टाइम उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, पल्स नहीं बढ़ती, या उसको वो मैनेज कर लेते हैं। इसका मतलब सर्जिकल विभाग या इमरजेंसी वाले विभाग हैं, इनके छोटे छोटे साइंस शुरू से ही मिलने लगते हैं। और अधिकांश जो ग्रेड्स हैं मेडिकल फील्ड में, चाहे डॉक्टर त्रिहान हो, चाहे डॉक्टर देवी शेट्टी हों, इनमें से बहुत सारे लोग बहुत जल्दी ही इनका अपने फील्ड के प्रति झुकाव हो गया था। तो इसका मतलब आपको साइंस मिल जाते हैं, आपको उन साइंस को पहचानने की ज़रूरत है। सर, मेहनत तो एक अलग पार्ट हो गया, कुछ इंटरनल साइंस है, बट कई बार जो मेडिकल, सिंस ये जो पूरा पोर्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन सभी मेडिकल स्टूडेंट के लिए, शायद उनके भविष्य में ब्रांच सेलेक्ट करने में हेल्पफुल रहेगा। जब वो पढ़ाई करते हैं तब शायद उतना एक्सपोजर फील्ड के बारे में या क्या चीज़ें होंगी वो नहीं समझ में आता। आजकल हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि मार्केट डायनेमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। केवल शायद रुचि के हिसाब से लोग ले भी लें तो सक्सेसफुल नहीं हो पाते कई बार फील्ड में। तो उस चीज़ को कैसे स्टूडेंट डिसाइड करें कि आज जो चीज़ हम कर रहे हैं क्या वो 6 साल बाद भी एग्जिस्टेंस में रहेगी?
हम एकेडमिक्स में अच्छे हैं, कॉलेज में अच्छा कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट है, क्या हम फील्ड में भी अच्छा कर पाएंगे? तो ऐसी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो वो स्टूडेंट लाइफ से इनहेरिट करते जाएं ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में वो सक्सेसफुल रहें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, जिसमें सक्सेस हमेशा आपके आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस लेवल, आपकी पढ़ाई में आप टॉप कर रहे हैं, इस पर निर्भर नहीं करती। वह एक केवल छोटा सा पोर्शन है। मेजॉरिटी ऑफ सक्सेस, अधिकांश सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने मेहनती हैं, आप में परसिवरेंस, आपका बार बार कोशिश करने की लगन कितनी है, आप कितनी बार गिर के खड़े होते हैं, इस पर निर्भर करता है। और आप ओवरऑल आपका ह्यूमन नेचर, यानी आपका व्यवहार, आपका इंटरपर्सनल स्किल, मतलब आप लोगों से बात करते हैं, आप जब मरीज से बात करते हैं, आप अपने घर परिवार में बात करते हैं, इन सब पे निर्भर करता है। तो बहुत सारी स्किल मिला के आपकी लंबे समय में सफलता की दौड़ मिलती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि अभी किसी ने इंटरव्यू में मिथुन से पूछा कि अरिजीत सिंह को इतना समय लगा और अब आज वो टॉप पे हैं, हमारे जो सिंगर हैं, देश के मशहूर सिंगर हैं, तो कैसे हुआ? तो उन्होंने बोला अरिजीत सिंह जो आज हैं, इन्होंने अपना रियाज और तो गला तोड़ के इतनी सालों की मेहनत के बाद अरिजीत सिंह बना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले दिन पे ही उनके गले में सरस्वती विद्यमान थी, जैसे लता मंगेशकर हैं या बाकी लोग थे। इन सब ने बहुत मेहनत की है, लेकिन लंबे समय तक प्रैक्टिस करने के बाद, अपने गले का रियाज करने के बाद, सालों की मेहनत, जो आप देखते हैं ये सक्सेस स्टोरी देखते हैं, चाहे वो हम जैसे लोगों की हो या महान लोगों की हो, उनके पीछे 10 साल, 15 साल या 20 साल की जो मेहनत होती है, वो लगातार गिर के खड़े होना, बार बार कोशिश करना, बार बार असफलता से भयभीत ना होना और अपने आप में भरोसा रखना कि आप ही कर सकते हैं। तो जो ही मेडिकल स्टूडेंट किसी भी फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, असफलता एक जस्ट स्टेप है, उसको बार बार कोशिश करें तो ज़रूर सफलता मिलती है। सर यहाँ पे ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एक जनरेशन का ट्रांसफ़र हो रहा है। मेडिकल फील्ड में एक इतना लंबा समय लगता है, कॉन्ट्रेरी आजकल बहुत सी ऐसी फील्ड हैं जहाँ शायद बहुत कम समय देके भी लोगों को बहुत सक्सेस मिल जाती है। तो जब भी एक मेडिकल स्टूडेंट है अपना करियर दूसरों से कंपेयर करता है, तो इस पॉइंट पे स्टूडेंट को कैसे डिसीजन लेना चाहिए जो शायद अभी मेडिकल में गए भी नहीं हैं, तो कि क्या वो इस फील्ड में एंटर करें या फिर जो कम मेहनत में कम समय में जो सक्सेस मिल जाती है उनको चूज़ करना चाहिए? तो क्विक सक्सेस मेडिकल में कोई एक क्वालिटी है ही नहीं। तो मेडिकल में या चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में या चिकित्सा योग क्षेत्र में जो लोग भी आना चाहें, उनको लंबे समय तक मरीज हित, पेशेंट हित, एक बहुत बड़ा सेइंग है ऑक्सफोर्ड मेडिकल साइंसेज में, जहां मरीज का हित सर्वोपरि है। इसका मतलब है अगर आप अपना पूरा फोकस पेशेंट के हित में, मरीज के हित में रखेंगे, तो ना आपको टाइम दिखेगा, ना आपको नींद आएगी, ना आपको साल दिखेंगे, और ना आपको कभी कोई फील होगा कि हमने इतना लंबा समय दिया और इसका रिटर्न क्या मिल रहा है। इसलिए मरीज में कभी चिकित्सा शिक्षा में या चिकित्सा में हमेशा बोला जाता है कि आप इस फील्ड में अपने इंटरेस्ट के लिए आए हैं, पैसे कमाने नहीं आए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि धनोपार्जन एक जीवन का माध्यम है और हम सभी अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए धनोपार्जन की कोशिश करते हैं और वो बिल्कुल सही भी है। लेकिन अगर आपका प्राइमरी मोटिव धनोपार्जन ही है, तो शायद डॉक्टरी फील्ड या चिकित्सा आपके लिए नहीं है एक फील्ड। ये बहुत ही सही मैसेज है। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने उस एज में जहाँ आप मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या उस फील्ड में हो जहाँ आप अर्ली मेडिकल स्टूडेंट हो, तो आपके दिमाग में अगर केवल अर्निंग एक मोटो है आपकी लाइफ का, तो आप और कोई फील्ड या करियर ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप केवल पैसे कमाने के लिए मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं, तो शायद इतनी लंबी जर्नी आपकी ना बनी हो, आपको सेटिस्फेक्शन ना दे पाए। यहाँ पे वही लोग आएँ जो कि एम्पैथी रखते हैं लोगों से, पेशेंट से। तो सर ये तो बात हो गई कि स्टूडेंट को कैसे अपनी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, मेडिकल में जाना है नहीं आना है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने एक बड़ा लंबा जर्नी करके यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं। कई बार हमारे जर्नी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें लगता है शायद हम इसको बेटर कर सकते हैं। तो अगर मैं कोई ऐसी चीज़ पूछूं कि आपको अगर एक मौका मिले कि आप पास में जाके कोई एक चीज़ आपका एक्ट आप सुधार पाओ, जिससे शायद आपकी जर्नी और आसान हो जाती, जिससे हमारी जो ऑडियंस है
उसको बड़ी हेल्प मिलेगी। तो मैं बिल्कुल गंभीरता से कहना चाहूँगा कि मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है अपनी लाइफ से। और इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कभी ये नहीं लगा और मैं फेल नहीं हुआ या मेरे प्रयास असफल नहीं हुए, लेकिन मैंने बताया हर असफलता से आप सीखते हो। तो आप जीवन में प्रयास कर करके ही सीखते हैं और सबकी जर्नी अलग अलग होती है। और बहुत अच्छा कोट है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ कि लाइफ इज़ हाईवे एंड आपकी जर्नी खूबसूरत होना चाहिए, जर्नी शुड बी ब्यूटीफुल। तो ये जर्नी है या यात्रा है जो प्रयासों से, फेलियर से, सुख से, दुख से बनती है। और मुझे अपनी लाइफ में कोई भी रिग्रेट नहीं है, लंबे समय का भी रिग्रेट नहीं है, और ये लंबा समय लगना ही था, लगता ही है। और मैं आज जहाँ हूँ, जैसे हमारे पास, जैसे आपको बताया जाए कि मेट्रोज़ में रुकने का ऑप्शन हमेशा होता है, और मुझे भी बेंगलोर में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में सेवा का आगे कंटिन्यू करने का अवसर मिला था। लेकिन हम लोगों ने ये सब छोड़ के हम लोग एक टायर 3 सिटी अपने मध्य प्रदेश में वापस आने का निर्णय लिया। और इस निर्णय का बिल्कुल मुझे गर्व है इस निर्णय पे, और अपने मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने का जो एक मन में था उसको मैं आज कर पा रहा हूँ। इसका मुझे बहुत संतोष भी है। तो सर, एक तो डिसीजन होता है कि आपने डिसाइड किया कि आपको टियर 3 सिटीज़ में आना है, वहाँ पे आके सेवा करना है। बट जब आप पढ़ाई करते हैं या आप इंस्टीट्यूट में होते हैं, टर्शरी केयर सेंटर्स में, मेट्रोज़ में, वहाँ काम करने का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ सपोर्ट सिस्टम होता है। यहाँ पे जब आप आते हो तो शायद वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हों। तो उसमें कभी ऐसा लगता है कि ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, या इसको डेवलप करने में बहुत टाइम लगेगा, क्यों हम अपना समय ख़राब कर रहे हैं, या क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके? तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जिस हृदय रोग के मरीज में सबसे ज़्यादा रिस्क है ऑपरेशन में, या जिसको जान का खतरा सबसे ज़्यादा है, उसके ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी उसी को होने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसी जगह काम शुरू करें जहाँ पर वो चीज़ ना हो, तो आप ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, आप चीज़ों को बदल सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। एज अ रेपुटेटेड पर्सन, एक देश के सम्मानित नागरिक के तौर पे समाज में बदलाव, पहले तो अपना, फिर घर, परिवार, बच्चे, लेकिन सामाजिक बदलाव जो हमारा अल्टीमेट देश के लिए होना चाहिए, उसकी एक कड़ी है। अगर हम और आप रेगुलर लेवल पे नियमित रूप से अगर समाज के बदलाव के लिए काम करेंगे, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम बदलाव ना कर पाएँ। और हम लोग बदलाव करते भी हैं और हम लोगों ने बदलाव देखे भी हैं। अब इसकी शुरुआत छोटे शहर में करना स्वाभाविक रूप से ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, लेकिन क्या ये चीज़ें छोटे शहरों में की जा सकती हैं? बिल्कुल हाँ, की जा सकती हैं। समय ज़्यादा लगेगा, प्रयास ज़्यादा लगेगा, लेकिन वही लोग जो भारत के हैं या छोटे शहरों के हैं, जाके सिलिकॉन वैली में अपना झंडा गाड़ते हैं, तो क्या वो लोग जबलपुर शहर में या भोपाल शहर में अच्छा कर सकते हैं? बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं। और उसके लिए उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको एक भरोसे की ज़रूरत है, और उनको एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत है जो हम लोगों के पास पहले से होता है। अधिकांश लोगों में से, हम लोगों में से, शहर के जो हमारे फेलो कलीग्स हैं, या जो भी हमारा समाज, हमारा जो एकेडमी ऑफ कार्डियक साइंसेज है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट 25 से ऊपर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एकेडमी ऑफ कार्डियक साइंसेज में हमसे अधिकांश लोग देश के सर्वोत्तम शिक्षा संस्थानों से ट्रेनिंग लेके आए हैं। तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, चीज़ों, छोटे शहर में कैसे चीज़ों को ठीक करना है, क्या कमी है उसको ठीक करना है, इस पर हम लोग लगे हुए हैं, और हम लोग काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन आपके इस पूरे डिस्कशन से सामने आया है, गैप एरिया। अक्सर जो लोग चाहते हैं कि छोटे शहर में मुझे कुछ ऐसा काम करना है जो कि शायद मेट्रोज़ में हो रहा हो, तो गैप एरिया यहाँ पे ज़्यादा है। जो आपने बात की कि कार्डियक पेशेंट को जहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, वहीं उसको ठीक करने की भी संभावना है। ये हर बिज़नेस में अप्लाई होता है कि जो चीज़ें आज मेट्रो में अवेलेबल हैं, अगर आप उनकी अपॉर्चुनिटीज़ छोटे शहर में देखोगे, छोटे शहर में उसका इस्टेब्लिशमेंट करोगे, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। इसके बाद अब हम मूव करते हैं। सर, जो आपने बात की छोटे शहरों में जब आप काम करते हो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। कोई भी एक व्यक्ति अगर एक कार्डियक सेटअप, कैथ लैब, कार्डियक अगर हमें प्रैक्टिस करनी है, तो हमें एक सेटअप भी चाहिए। अक्सर लोग ट्रीटमेंट के एक्सपेंस की बात करते हैं कि भाई यहाँ इलाज बहुत महंगा है और यहाँ सस्ता है। एक ऐसे स्टैंडर्ड कैथ लैब को बनाने का क्या खर्च होता है और क्या उसका रनिंग कॉस्ट होता है, ताकि ये जनता और मरीजों को भी समझ में आए कि क्यों ट्रीटमेंट की एक डेफिनेट कॉस्ट हर जगह रखनी पड़ती है। तो एक हॉस्पिटल या अस्पताल बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अस्पताल के बिल्डिंग खड़ा करना ही अस्पताल बनाना नहीं है।
अस्पताल की बिल्डिंग खड़ा करने के बाद उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी रनिंग कॉस्ट, मतलब आप उसको हर महीने उसमें कितना पैसा आप डालना चाहेंगे और लंबे समय तक सस्टेन करना, और उसको मरीजों को कितना फ़ायदा हो रहा है और क्या ये फाइनेंशियली वायबल है। फाइनेंशियली वायबल कि आप बहुत ज़्यादा लॉसेस में ना जाएं। तो कई बार मैंने देखा कि कई हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वो लोग कैथ लैब या हार्ट के ऑपरेशन का जो थिएटर होता है वो लोग इस्टेब्लिश करते हैं और उसको ख़रीद के उसकी उनकी जिम्मेदारी, उनको कई बार ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी, इससे हमारे पास हार्ट का सेंटर हमने इस्टेब्लिश कर लिया, जो बिल्कुल ही मिथक है। तो किसी भी अस्पताल को शुरू करते हैं तो अस्पताल के साथ, बिल्डिंग के साथ उसके बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल स्टाफ और आपके मेडिकल पर्सनल जितने भी नर्सेज हैं, जिसमें नर्सल टेक्नीशियन, आपके सफाई कर्मचारी, सारे लोगों का बहुत योगदान है। और ये सब सारी टीम जब आपका अच्छे से काम करती है तभी वो अस्पताल सक्सेसफुल माना जाता है मरीजों के माध्यम से। अभी मैं फाइनेंसेस या आर्थिक की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आर्थिक रूप से भी देखा जाए तो लंबे समय तक कोई भी हॉस्पिटल अगर लॉस सहेगा तो वो बंद हो जाते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स को बंद होते हुए। तो ऐसे ही हृदय रोग विभाग में हॉस्पिटल थिएटर, या जिसको कैथ लैब बोला जाता है, कैथ लैब के साथ 15 से 20 लोगों की स्टाफ की टीम काम करना पड़ती है, क्योंकि अकेला कैथ लैब ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद भी मरीज को देखा जाता है, उसके बाद आईसीयू होता है, आईसीयू के बाद मरीज घर जाता है। तो ये पूरी टीम जो होती है वो एक लंबी टीम होती है, वो 15 से लेकर 25 से लेकर 50 लोगों की टीम हो सकती है। और अकेले कैथ लैब को खड़ा करना एकमात्र मोटो नहीं है। यह खर्चा शहरों के हिसाब से, छोटे शहर से बड़े शहर के हिसाब से 2 से 4 करोड़ में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन टोटल हॉस्पिटल का कॉस्ट कई बार 50 करोड़ तक भी जाती है। तो कई बार इस बार आप, जैसे आपने बोला कि कई बार बोला जाता है कि बिल उनके अनुमान के हिसाब से नहीं ला, या पैसे उनके अनुमान के हिसाब से ज़्यादा हैं, तो कई बार इन सब चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ पे। लेकिन यहाँ पे बात बताना चाहेंगे कि वित्त प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ बाकी सारे हॉस्पिटल और अधिकांश हृदय रोग विशेषज्ञ इस योजना के माध्यम से सभी मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा दे रहे हैं, और जबलपुर शहर में भी और बाहर भी। और उसमें अधिकांशतः मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन हो जाता है और उसकी कॉस्ट सरकार वहन करती है, तो उससे उनको मरीज के ऊपर कोई आर्थिक बर्डन नहीं आता। तो सर, ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत है, ये बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारी आम जनता के लिए, कौन कौन से कॉमन कार्डियक प्रोसीजर हैं जो इसमें कवर होते हैं, और क्या ये गवर्नमेंट के अलावा सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अप्लाई होते हैं? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकारी अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों, सेमी प्राइवेट अस्पतालों सभी में उपलब्ध है। हॉस्पिटल चूज़ करता है कि उसको आयुष्मान योजना लेना है या नहीं लेना है, और अगर एक बार आयुष्मान योजना अस्पताल लेता है तो वो है पूरी तरीके से फ्री उपलब्ध है। इसमें सरकार की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि उनको कुछ क्राइटेरियाज या कुछ तय जो है उनको पालन करना पड़ेगा, और पालन करने के बाद उनको हृदय रोग में सारे ऑपरेशंस, चाहे वो एंजियोप्लास्टी हो, चाहे बाईपास हो, चाहे थ्रोम्बोलिसिस हो, ये सारे ऑपरेशन पूरी तरीके से उपलब्ध हैं। चाहे सिंगल हो, चाहे डबल हो, ये सारे तरीके से ऑपरेशन पूरी तरीके से उपलब्ध हैं जो कॉमन ऑपरेशन। कुछ हाई एंड ऑपरेशन के लिए बात चल रही है, उसके लिए आयुष्मान पैनल जो है, जो हर समय पे आयुष्मान को रिव्यू करता है, उसमें भी बात चल रही है। और मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों में या सालों में ये एक एरिया है जहाँ सुधार की ज़रूरत है। कार्डियोलॉजिस्ट के फोरम से भी बात गई है कि कुछ अत्याधुनिक उपचार सुविधाएं जो कार्डियोलॉजी में अब भारत में उपलब्ध हैं वो शायद आयुष्मान के दायरे में धीरे धीरे आने लगेंगी, और उससे कुछ अत्याधुनिक उपचार भी अब मिलने लगेगा। सर, इस डिस्कशन में एक चीज़ निकल के आई है कि कार्डियोलॉजी जो कैथ लैब होता है, आपने बताया डॉक्टर्स के अलावा 40-50 लोगों की जो टीम होती है वो मिलके कंप्लीट कार्डियक सिस्टम बनाते हैं। अगर मैं मॉडर्न बिजनेस टर्म्स में बात करूं तो हम जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, ये सब बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो इसे हम कार्डियोलॉजी इकोसिस्टम कह सकते हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगे, शायद ये उन लोगों के लिए भी ये यूज़फुल होगी जो कि शायद डॉक्टर नहीं है बट उनके अंदर एक पैशन है कि नहीं मुझे कार्डियोलॉजी में काम करना है, मुझे इस टीम का हिस्सा बनना है। तो एक कार्डियोलॉजी इकोसिस्टम को चलाने के लिए डॉक्टर के अलावा कौन कौन से लोग होते हैं, अगर उनको उनकी डेजिग्नेशन के वाइज से हम इसको क्लासिफाई कर सकें, और अगर कोई ये चीज़ें बनना चाहता है, करना चाहता है, तो क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं?
तो बहुत अच्छा टर्म यूज़ किया, कार्डियोलॉजी इकोसिस्टम। और कार्डियोलॉजी इकोसिस्टम में सारे जो जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें मेरा कहना है डॉक्टर के अलावा बाकी लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। शायद हम सारे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग लगभग एक जैसी होती है, लेकिन ये हमारी टीम है जो हमको बेहतर बनाती है, ये हमारी टीम है जो हमारे रिजल्ट्स बेहतर करती है, ये हमारी टीम है जो हमको उन चीज़ों तक पहुंचाती है जहां हमारा ध्यान नहीं जाता। जैसे कि आपकी टीम में सबसे इम्पॉर्टेंट नर्सेस, कार्डियक नर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है। विदेशों में कार्डियक नर्स एक डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट के समकक्ष मानी जाती है। भारत में धीरे धीरे हम ये दर्जा ऊपर ला रहे हैं नर्सेस का, और अब कार्डियक नर्स को डेडिकेट कर रहे हैं। उसके पास सारी क्षमता होती है इमरजेंसी में हार्ट के मरीज को हैंडल करने की और हार्ट के मरीज का तुरंत उपचार स्टार्ट करने की। कार्डियक नर्सेज। उसके अलावा टेक्नीशियन वो आपके लैब टेक्नीशियन भी हो सकते हैं जो आपके कैथ लैब में काम कर सकते हैं, वो आपके ओटी टेक्नीशियन भी हो सकते हैं, और वो आपके सीटी एमआरआई टेक्नीशियन भी हो सकते हैं। तो आपका जो टेक्निकल स्टाफ है वह उतना ही क्वालिफाइड है जितना आप हैं। वो मशीन में ज़्यादा क्वालिफाइड है, आप पेशेंट में ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, लेकिन वह स्टाफ आपके समकक्ष है। तो शायद कई बार मुझे कई सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट ने, सीनियर हृदय रोग विशेषज्ञ ने कई बार बताया कि कई बार हमसे हम ये बेहतर इसलिए कर पाए, इस मरीज़ को इमरजेंसी से हम इसलिए उबार पाए क्योंकि हमारे टेक्नीशियन ने हमको ये सलाह दी। आइडियाज़, व्हेन आपके पास जब कोई जब कोई इमरजेंसी होती है या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है तो आपके पास मुश्किल से कुछ सेकंड होते हैं, स्पेशली हार्ट अटैक के केस में, एक्यूट इमरजेंसी के केस में, इमरजेंसी हार्ट अटैक के ऑपरेशंस में। तो कई बार वो लोग आपको कुछ एक हिंट देते हैं या कोई एक चीज़ हार्डवेयर ऐसा देते हैं कि सर ये हार्डवेयर से आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और कई बार मैंने देखा है उसको बताते हुए कि उससे मरीज़ की जान बच जाती है और मरीज़ ठीक हो जाता है। तो ये मेन आपके स्तंभ होते हैं। इन स्तंभ में अलावा 15 से 20 लोगों की बैकग्राउंड टीम होती है, जैसे कि आपके रिसेप्शन के लोग, आपके फ्रंट ऑफिस के लोग जो आपके पेशेंट को डे टू डे हैंडल कर रहे हैं, आपके पेशेंट को मूवमेंट करवाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, आपके पेशेंट की काउंसलिंग करने वाले लोग, काउंसलर्स, डाइटिशियन, डे टू डे वेजेस डे पे रिसेप्शनिस्ट जो आपका फ़ोन उठाता है, मरीज की कॉल को आप तक पहुंचाता है। तो ये सारा इकोसिस्टम कार्डियक इकोसिस्टम होता है, और इस कार्डियक इकोसिस्टम में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना इलाज करने वाले हृदय रोग विशेषज्ञ की। तो मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे पास 25 से 30 लोगों की एक टीम है जो 24 घंटे, और इनमें से अधिकांश लोग वो होते हैं जो आपके पास 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। इनमें से कोई व्यक्ति ऐसे नहीं होता जो ये बोले कि आज मैं उपलब्ध नहीं हूँ, कल उपलब्ध नहीं हूँ, या मैं कुछ घंटों के लिए उपलब्ध रहूँगा। ये सारे लोग 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। तो इस तरीके का डेडिकेटेड टीम अगर आपके पास है तो ये आपके सफलता में 4 चांद लगा सकते हैं। सो कार्डियोलॉजी इज़ अ वर्क ऑफ डेडिकेशन, वर्क ऑफ टीम वर्क, राइट? टीम वर्क से ही सक्सेस मिलती है। तो सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, एक करियर अपॉर्चुनिटी दी है कि बिकॉज इंडिया में जितने मेट्रोज़ हैं उससे मुझे लगता है 100 टाइम्स 2 टायर 3 टायर सिटीज़ हैं। अगर उन सब शहरों में 25 से 30 कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो ऐसी इकोसिस्टम बनाने में हर कार्डियोलॉजिस्ट के पास 50 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का स्कोप है। कार्डियक नर्स, कार्डियक कैथ लैब टेक्नीशियन, ये ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी है कि आप सभी इसके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपना करियर अच्छे से बना सकते हैं अपने 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ में भी, फॉर गुड अर्निंग एज वेल। तो सर ऐसे जो कोर्सेज होते हैं, कार्डियक नर्स हैं या कैथ लैब है, क्या गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट इनके ऐसे स्पेसिफिक कोर्सेज चलाती हैं? बिल्कुल, ये उसी तरीके से है, इन सारे कोर्सेज जो उसी तरीके से हैं जिसमें जिस तरीके से एक MBBS का करिकुलम करता है। तो नर्सिंग और कैथ लैब टेक्नीशियन, ये सारी डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज हमारे भारत में उपलब्ध हैं। तो कोई भी चाहे तो उसको पता कर सकता है और इस तरीके के कोर्स में अप्लाई कर सकता है। इसकी रिक्वायरमेंट उसी तरीके से है जैसे कि साइंस, मैथ्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के एजुकेट्स के लिए होती है। तो किसी का इंटरेस्ट है तो उसमें कर सकता है, और फाइनेंशियल वायबिलिटी भी इन कोर्सेज में काफ़ी अच्छी है। इसका मतलब बहुत लंबा खर्चा, बहुत लंबे समय तक पढ़ाई नहीं करनी होती है, और आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है अगले 3 से 5 साल में। मतलब 5 साल की पढ़ाई के बाद भी आप एक अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं इन कार्डियोलॉजी अलाइड फील्ड में, जिसमें आप कार्डियक टीम बन सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। ये वाकई में जो हमारे पॉडकास्ट का उद्देश्य है, बियॉन्ड द मेट्रो, कहानी नए भारत की, हम चाहते हैं कि लोग जो 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में हैं, अपने शहर के बाहर नहीं जाना चाहते, वहीं कुछ करना चाहते हैं, उनके पास करने के लिए इतना कुछ करने की आपने राह दिखाई। सर, इतना कुछ सेटअप है, लाइक 2 टायर सिटीज़ में डॉक्टर्स आ रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट अभी भी छोटे शहरों के जो लोग हैं वो छोटे छोटे ट्रीटमेंट के लिए भी क्यों बाहर का रुख करते हैं अभी भी, कि उनको नहीं एंजियोप्लास्टी करना तो भी दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, क्यों नहीं छोटे सेंटर्स पे इतना ट्रस्ट आता है लोगों को, क्यों नहीं ये चेंज हो रहा? तो इसके दो भाग हैं। पहला, जब भी कभी इस तरीके की किसी फोरम पे बात होती है तो मेरा हमेशा कहना होता है कि बड़े शहर में या मेट्रो शहर में उन्होंने 10 साल डेडिकेटेड क्वालिटी सर्विसेज दी हैं। अगर आप किसी को एक उच्च गुणवत्ता का इलाज प्रदान करेंगे, 1 साल नहीं, कुछ सालों तक, वो 5 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, तो मरीजों में आपकी क्वालिटी के प्रति भरोसा बन जाता है। और अगर एक समाज में आपके अस्पताल के लिए, आपके डॉक्टर के लिए भरोसा बनता है, तो 1-2% के जो मरीज जिनको हम नहीं बचा पाते हैं, उनके अलावा जो 98% जो मरीज होते हैं वो आपसे हमेशा संतुष्ट रहते हैं। और जिनको हम नहीं बचा पाते हैं उसमें से भी 50% से ज़्यादा लोग आपसे संतुष्ट रहते हैं। अगर आपकी भावना सही है, अगर आपके प्रयास सही हैं, तो आप एक सिचुएशन समझिए जिसमें एक हृदय रोग विशेषज्ञ किसी हार्ट अटैक के मरीज को नहीं बचा पाता है, लेकिन फिर भी वो हमको धन्यवाद दे के और हमारा कृतज्ञ होके जाता है कई बार, मरीज के ना बचने पे भी, क्योंकि वो आपके एफर्ट्स देखता है, आपकी भावना देखता है, आपकी सिंपैथी देखता है, आपकी एम्पैथी देखता है मरीज के लिए, कि इन्होंने रात को 2 बजे आके 3 बजे आके 3 घंटे मरीज को बचाने की कोशिश की। तो जब आप ऐसे एफर्ट कई सालों तक डालते हैं तो वह शहर या वह इकोसिस्टम सक्सेसफुल हो जाता है। और मुझे बिल्कुल प्रसन्नता होती है, एकेडमी ऑफ कार्डियक साइंसेस के बैनर तले जबलपुर एक मध्य भारत का बहुत तेज़ी से उभरता हुआ हृदय रोग सेंटर है। और हमारे यहाँ से हृदय रोग के मरीजों का बाहर जाना लगभग ना के बराबर हो गया है। और ऐसे ही अन्य विभाग में भी धीरे धीरे जबलपुर एक चिकित्सा सेंटर के ऊपर उपलब्ध हो रहा है। तो अगर उन्होंने, बड़े सेंटर्स ने कुछ साल क्वालिटी केयर दिया है तो ये उनकी अच्छी बात है और वो डिज़र्व करते हैं कि उनके पास मरीज जाते हैं। लेकिन यही सुविधाएं और यही क्वालिटी अगर आप अपने शहर में देंगे 5 से 10 साल के लिए, तो लोग आपके पास भी आना शुरू कर देंगे, शुरू कर चुके हैं, और आप हृदय रोग विभाग में ऐसा हो भी रहा है। तो इट्स टाइम, जैसे बड़े शहरों ने एक समय तक सेवाएं दी, कुछ समय तक अगर कंटिन्यूस एफर्ट होते रहें तो लोगों का ट्रस्ट डेवलप होने लगता है बाय वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, या जो पेशेंट का सेटिस्फेक्शन रहता है। सर, आपने बार बार एक बात की है, एकेडमी ऑफ कार्डियक साइंस। व्हाट इज़ दिस एकेडमी ऑफ कार्डियक साइंस? और क्या, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने इस एकेडमी ने कार्डियोलॉजी की पिक्चर चेंज करने में बहुत हेल्प करी इन द सिटी ऑफ जबलपुर, तो क्या ऐसा चेंजेस ट्रीटमेंट लेवल पे हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ, या टीम लेवल पे, कि लोगों को यहाँ पे अच्छा कार्डियक ट्रीटमेंट मिलने लगा, विच कैन बी लर्निंग फॉर अदर टियर 3 टाउन जो कि किसी भी स्पेशलिटी का हब बनने का प्रयास कर रहे हैं? तो एकेडमी ऑफ कार्डियक साइंसेज एक हृदय रोग विशेषज्ञों का हमारी संस्था है जो जबलपुर बेस्ड है। उसमें जबलपुर और आसपास के सभी हृदय रोग विशेषज्ञ सम्मिलित हैं। और यह सोसाइटी महीने में 1 या 2 बार हर बार मिलती है, जिसमें हम अपनी सक्सेस स्टोरी के अलावा अपनी फेलियर स्टोरी, अपने कॉम्प्लिकेशंस और अपनी फेलियर भी सच शेयर करते हैं। इसका मतलब, अगर कोई ऑपरेशन आपसे सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, या इस बीमारी को और बेहतर तरीके से कैसे डील किया जा सकता है। क्योंकि इस हायर लेवल पे, इस उच्च लेवल पे किसी भी चीज़ का एक आंसर नहीं होता, हमेशा 3 या 4 आंसर उपलब्ध होते हैं। तो जब कई लोगों के मत डिस्कस किए जाते हैं और कई लोगों के ओपिनियन लिए जाते हैं तो चीज़ें बेहतर बनती हैं। इसके अलावा एकेडमी ऑफ कार्डियक साइंसेस हमेशा एकेडमिकली कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की, जिसमें मध्य भारत की सबसे बड़ी अभी कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस हमने अभी ऑर्गेनाइज़ की थी मई के महीने में। और उसमें देश के सारे बड़े बड़े लोग, सारे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता सब जगह से आए। और एक बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ था जिसमें सबकी प्रशंसा हुई थी कि अच्छे से अच्छा काम किया गया है जबलपुर में। और इस तरीके की सोसाइटी डेवलप करने से आपको
आपको एक दूसरे का सपोर्ट भी मिलता है। इसका मतलब अगर किसी मरीज के लिए ये प्रोटोकॉल होना चाहिए तो वो प्रोटोकॉल हर जगह फॉलो होता है। उसमें एक तो इलाज की गुणवत्ता बढ़ जाती है और दूसरा सपोर्ट सिस्टम बढ़ जाता है। मान लो किसी ऑपरेशन को करने के लिए 2 डॉक्टर्स की ज़रूरत है, तो हमेशा एक की जगह 2 डॉक्टर उपलब्ध हो सकते हैं, 2 की जगह 3 डॉक्टर भी उपलब्ध हो सकते हैं। अगर कार्डियक एनेस्थीसिया टीम को इन्वॉल्व करना है तो वो भी उपलब्ध हो सकता है। तो इस तरीके से एकेडमी ऑफ कार्डियक साइंसेज एक बेंचमार्क है जिसके साथ हम लोग हृदय रोग के इलाज को महाकौशल में बहुत ऊपर तक पहुंचाना चाहिए। सर, आपने एक बात करी, जब आप मीटिंग्स करते हो उसमें आप सक्सेस के साथ साथ फेलियर भी डिस्कस करते हो। किसी भी बिज़नेस में हम किसी भी बिज़नेस लेसन को सुने, किसी भी सक्सेसफुल बिज़नेस को सुने, वो ये बात ज़रूर करता है कि भाई सक्सेस तो हर किसी को दिखती है, बट उसके पहले लोग कितनी बार फेल हुए उसको कोई शेयर नहीं करता, ना उस तक जाना चाहता है। तो क्या ये कॉमन प्रैक्टिस है, डॉक्टर्स अपने फेलियर शेयर करते हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर्स के फेलियर शेयर करने में एक मेडिको लीगल एस्पेक्ट भी है। जैसे कि अगर मेडिको लीगल एस्पेक्ट मतलब हमारे और पेशेंट के बीच में, मरीज के बीच में एक कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज भी होता है। मतलब मरीज की हम सारी बातें पब्लिक में शेयर नहीं कर सकते। तो क्या वो बात प्रोफेशनल कलीग के बीच में शेयर की जा सकती हैं? बिल्कुल हाँ, की जा सकती हैं। तो जब इस तरीके की बातें जो अब आप फेलियर होते हैं आपके, जो आप उसको शेयर करते हो, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होने की संभावना अगली बार हो सकती है। या कुछ अत्याधुनिक, जैसे कुछ इलाज जो अत्याधुनिक इलाज है जो मैं कर रहा हूँ, अगर सामने वाले के पास नहीं है तो हम उनको अब बताया जा सकता है कि ये इस तरीके की बीमारी में इस तरीके की चीज़ उपयोग करने से या इस तरीके का हार्डवेयर उपयोग करने से सक्सेस रेट का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो फेलियर से कभी मत डरें। फेलियर हमेशा एक लाइफ का पार्ट है और इससे हमेशा आपको अगले पायदान पे अच्छा करने की सीख मिलती है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है कि जो भी ऐसे फर्म है, डॉक्टर्स के अलावा और भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होंगी, लेट्स से आप फूड इंडस्ट्री में हो, टेक्सटाइल में हो, आईटी में हो, अगर ऐसे फोरम्स हो और हम अपने फेलियर्स डिस्कस कर सकें एज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो जो हर कोई गलती करता है उसको सीखने का मौका रहेगा और हम अपने शहर को, अपनी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने में हेल्प कर पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैंने आज सीखा है कि अपने फेलियर्स को भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सर, ये सारी बातें हो गई, कार्डियक इकोसिस्टम की बात हो गई, कैसे हॉस्पिटल सेट करना है, कैसे छोटे शहरों में लोग रुक के इलाज कराते हैं। अर्निंग वाइज देखें तो माना जाता है कि कार्डियोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला डॉक्टर है। तो ये मैं कार्डियोलॉजिस्ट से ही जानना चाहूँगा। वैसे तो मैं भी इस बात को मानता हूँ कि कार्डियोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला डॉक्टर है। तो इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है और एक कार्डियोलॉजिस्ट कितना पैसा कमाता है, जो कि हमारे शायद यंग जनरेशन जो डॉक्टर बनना चाह रहा है ना, उनके लिए बूस्ट का काम करेगा? तो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है एंड इस बात का कोई भी सीधा आंसर ना ही संभव है। लेकिन हर विभाग की तरह कार्डियोलॉजी विभाग भी एक ऐसा विभाग है जिसमें इमरजेंसीज ज़्यादा है, और किसी भी इमरजेंसी विभाग में अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे की सेवाएं देता है तो वह विभाग फाइनेंशियली ज़्यादा डिविडेंड देता है। ये किसी भी विभाग में संभव है, किसी बिजनेस में संभव है। जब आप हाई रिस्क बिजनेस करते हैं तो उसका यील्ड भी ज़्यादा होता है। इससे कुछ हमारे शेयर वाले मित्र भी समझ सकते हैं कि जब वो बहुत हाई रिस्क शेयर लेते हैं तो उनको नुकसान भी ज़्यादा होता है और फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से अगर बात गंभीरता से इस बात पे बात की जाए तो ये कार्डियोलॉजी, हृदय रोग विशेषज्ञ या किसी भी विभाग है, डिमांड सप्लाई मैच के पे डिपेंड करता है। तो आई एम अवेयर कि कुछ एरिया भारत के ऐसे भी हैं जहां कार्डियोलॉजिस्ट की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा है। वहाँ पर उनका फाइनेंशियल डिविडेंड या आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं है, और कुछ एरिया ऐसा भी है जहाँ बहुत कम है, तो वहाँ से वो लोग आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम हैं। तो मैं ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट को भी जानता हूँ जिनका साल भर का टेक ओवर 25 लाख भी नहीं है, और ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट को भी जानता हूँ जिनका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ के आसपास है। तो 25 लाख से 25 करोड़ की रेंज है, और वो बहुत सारी बातों पे डिपेंड करती है। आपकी टीम कैसी है, आप कैसा काम करते हैं। कई बार हम ऊपर वाले को भूल जाते हैं कि हमारे स्किल सेट, हमारे हाथ में हुनर कई बार बाकी लोगों से बेहतर होता है। और इस बात को जो
टीम होती है या मरीज होते हैं, वही बताते हैं कि आपने तो बहुत जल्दी ऑपरेशन कर दिया, अब सामने वाले को बहुत टाइम लगा था या उस जनरली लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है। तो सर्जिकल ब्रांचेस में स्किल सेट या हाथ का हुनर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें ऊपर वाले का साथ, ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। और जिन लोगों के हुनर ऑपरेशंस बहुत अच्छे होते हैं, जैसे आपने कई बार हड्डी के, जैसे हमारे डॉक्टर विक्रम शाह हैं, वो घुटनों के बड़े बड़े बहुत माहिर सर्जन हैं, जो शेल्बी हॉस्पिटल के मालिक भी हैं। तो जब आपके पास हुनर होता है तो उस हुनर के साथ आप अगर पैसे के पीछे नहीं भी भागते हैं, फिर भी आपको पैसे की कोई कमी नहीं होती। तो पैसे के पीछे मत भागें, पैसा अपने आप आएगा। आप अपनी हुनर पे प्रैक्टिस करें, हुनर पे फोकस करें। और ये बिल्कुल सही बात है कि कार्डियोलॉजिस्ट एक अच्छी अर्निंग ब्रांच है, लेकिन उसमें उतना ही इमरजेंसी और 24/7 का जॉब भी। सो रिस्क वर्सेस गेन, ये वाली बात है। अभी जो भी कार्डियोलॉजी चल रही है, आपने बताया कि 25 लाख से 25 CR तक की एक रेंज है फॉर अ यंग डॉक्टर जिसे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। तो क्या, और बहुत सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि AI है, रोबोटिक्स है, आने वाले समय में शायद कार्डियोलॉजी का पिक्चर चेंज होगा। ये शायद उतनी डिमांडिंग फील्ड ना रहे, या बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होंगी। तो एक यंग बॉय या गर्ल जो कि कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता है, उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, सीइंग दीज मॉडर्न एमिनिटीज ऑफ रोबोटिक्स एंड AI इनटू कंसिडरेशन? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हृदय रोग में या कार्डियोलॉजी में बहुत अच्छा योगदान होने वाला है। और अच्छी बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से कार्डियोलॉजी के जॉब कम नहीं होंगे, उल्टे बढ़ेंगे। यह एकमात्र ब्रांच मुझे ऐसा लगता है, और जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, इससे इलाज बेहतर होगा, बीमारी का डिटेक्शन बेहतर होगा। जो हम लोग बीमारी को पहले नहीं पकड़ पाते थे वो पकड़ पाएंगे, उनका इलाज हो पाएगा। अगर वो बीमारियां जिनके मरीजों का पता नहीं चल पाता था, या जिनकी मृत्यु अकस्मात हो जाती है, जिनकी मृत्यु बीमारी लगने के पहले पता चल जाती है, अगर उनका इलाज बेहतर हो पाएगा तो लोग ज़्यादा लगेंगे, और लोग ज़्यादा लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कार्डियोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में कार्डियोलॉजी का काम बेहतर होने वाला है, ना कि कम होने वाला है। जैसे हम लोग ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं। हार्ट के अंदर की नसों की सोनोग्राफी, जिसको कोरोनरी इमेजिंग बोलते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस आ गई है। इसका मतलब हार्ट के अंदर की नसों में जाकर आप उनकी सोनोग्राफी कर सकते हैं, जैसे कि अभी पेट, लिवर या स्प्लीन की सोनोग्राफी करते हैं आप। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, और इससे धीरे धीरे चीज़ें बेहतर आ गई हैं। हार्ट के अंदर ब्लॉकेज तो है, लेकिन कौन सा ब्लॉकेज है? क्या वो कैल्शियम वाला ब्लॉकेज है, या कोलेस्ट्रॉल वाला ब्लॉकेज है, या मिक्स फाइब्रस वाला ब्लॉकेज है? यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह की सहायता से अब हम लोग पता करने लगे हैं पिछले कुछ सालों में, और ये इससे इलाज और बेहतर हो गया है, और मृत्यु दर और कम हो गई है। तो यह सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में कार्डियोलॉजी के लिए एक बड़ा बून साबित होने वाली हैं। तो यंग मेडिकल प्रोफेशनल जिनको कभी कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर लगता है, तो हो सकता है कुछ विभागों में कोई फ़र्क आने वाला हो, कोई नेगेटिव फ़र्क भी हो सकता है, पॉजिटिव फ़र्क भी हो रहा है। बट हृदय रोग विभाग में या कार्डियोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से केवल और केवल जॉब बढ़ने वाले हैं, और केवल बीमारी बेहतर तरीके से ट्रीट होने वाली है, और कार्डियोलॉजी से काम और बेहतर होने वाला है। सर मतलब महालक्ष्मी का पूरा खुला हाथ है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के ऊपर, है ना। अपने एक इकोसिस्टम में भी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बताई, अपकमिंग फील्ड जो हैं, जो यंग एस्पिरेंट डॉक्टर हैं वो भी कार्डियोलॉजी ले सकते हैं AI और रोबोटिक्स के डर के बिना। यंग एस्पिरेंट मेडिकल प्रोफेशनल्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं घबराना चाहिए, स्पेशली मेडिकल फील्ड में। बिल्कुल सर, इसके बाद जब ट्रीटमेंट की बात हो रही है, रोबोटिक्स की बात हो रही है, अर्निंग की बात हो रही है, कार्डियोलॉजी में एक जो सबसे ज़्यादा जिसको कि कंट्रोवर्शियल चीज़ आती है, लोग क्लेम करते हैं कि भाई इनको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं थी, इनको कर दी गई। फार्मा इंडस्ट्री एक तरफ, स्टंट के एक प्रोपेगेंडा की बात होती है, या एंजियोप्लास्टी स्कैम की बात होती है, जैसा अभी हमें शायद गुजरात का भी एक इशू चल रहा है। इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कितना सच है कि क्या कुछ सेंटर्स ऐसी जिनमें एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं है वो भी की जाती है, बिकॉज ये पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो जब भी किसी हॉस्पिटल में जाएं तो उनका एक ट्रस्ट फैक्टर हमेशा बना रहे डॉक्टर्स के लिए और हॉस्पिटल के लिए भी। तो नेशनल मेडिकल काउंसिल और भारतीय कार्डियोलॉजी सोसाइटी, इंडियन CSI कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन सब के एक तय नियम है
उस नियमों के आधार पे कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो इस बात की संभावना ही नहीं है कि कोई गलत इलाज करे। अगर कोई उन तय मानकों से हट रहा है तब ही संभव है कि वह कोई गलत काम कर सकता है। और मेरा बिल्कुल कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ ऐसी चीज़ों की जिसमें वो अपने तय मानकों से भटकते हैं और किसी मरीज का उचित इलाज ना करते हैं या अननेसेसरी ऑपरेशन, स्टेंटिंग या करते हैं। इसको कैसे बच सकते हैं, ये एक सवाल हो सकता है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जी सर, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपने एक तो बताया कि गवर्नमेंट की एनएमसी की एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है कि आप इसके बियॉन्ड नहीं काम कर सकते, और मुझे लगता है हर एक स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट है वो इसको फॉलो करता ही होगा। बट इस सब के बावजूद ऐसी बातें उठती क्यों हैं? तो पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कैसे बचे, वो कैसे समझे कि नहीं ये सही है और मुझे इस पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, प्लीज़ सर। तो इसमें एक प्रोटोकॉल है कि किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी परमिशन के, बिना उसके रिटन और वर्बल कंसेंट के किसी भी तरीके का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। ये हम लोग सारे कार्डियोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं। अब बात बची कि आपको ब्लॉकेज है और आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, यह बात, और क्या आपको तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है। इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है। जब ऐसी कंट्रोवर्सी की जड़ में जाते हैं हम अधिकांश बार, तो पता चलता है कि मिसकम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा मार्कर है। इसका मतलब आपको ब्लॉकेज की ज़रूरत है, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, ब्लॉकेज आया है हार्ट के अंदर, आपके ब्लॉकेज है 80% है, 90% है ब्लॉकेज या 100% ब्लॉकेज है और ऑपरेशन की ज़रूरत है। लेकिन क्या ये ज़रूरत तुरंत है या इसको कुछ दिनों बाद किया जा सकता है या इसको सेकेंड ओपिनियन लेके किया जा सकता है? इन सब सवालों का डिस्कशन अधिकांश बार नहीं होता। तो मेरी यही गुजारिश है कि ऐसे सभी लोग जिनको इस तरीके का कोई भी संशय होता है किसी भी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल के पास, हार्ट अटैक के अलावा 99% अधिकांश बीमारियों में तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। हार्ट अटैक एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसमें तुरंत एंजियोग्राफी के बाद या जांच के बाद तुरंत एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कोई भी बीमारी या कोई भी ब्लॉकेज हो, चाहे वो 100% वाली नस का ब्लॉकेज ना हो, क्योंकि अधिकांश ऐसी नसों में जो ब्लॉकेज होता है वो लंबे समय से होता है, एक दिन में डेवलप नहीं होता है। तो ऐसी बाकी नसों में जो ब्लॉकेज होता है उसको टाइम लेके किया जा सकता है। तो कभी भी आपको ऐसा लगता है तो हैव अ सेकेंड ओपिनियन। आप उस शहर के कार्डियोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं या दूसरी जगह के कार्डियोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं और एक सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। और ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा देखा गया है कि ओपिनियन लगभग सेम रहता है और आपको जब 2 से डॉक्टर का ऐसा ओपिनियन मिल जाता है तो आप अपनी सर्जरी प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक के केस में चूंकि हर बात वीडियो रिकॉर्डेड, ऑडियो रिकॉर्डेड और एंजियोग्राफी रिकॉर्डेड रहती है, तो आप अपनी सीडी को जिसमें आपका ऑपरेशन हुआ है, एंजियोग्राफी हुई है, हर जगह आप अपने को आपका जहाँ भी आपकी जांच हुई है उससे आपको अपनी सीडी लेनी चाहिए, एंजियोग्राफी का रिकॉर्ड लेना चाहिए। वो एंजियोग्राफी का रिकॉर्ड पूरे विश्व में कहीं भी रिव्यू किया जा सकता है। तो हर व्यक्ति जो पेमेंट कर रहा है या जो अपने इलाज के लिए जा रहा है, गवर्नमेंट में भी जो मुफ्त इलाज करा रहा है उसको भी उसका पूरा रिकॉर्ड देना आवश्यक है। कुछ केसेस में जहां आपने बताया कि उसमें उनको रिकॉर्ड नहीं दिया गया, तो अगर आप अपने मरीज से कोई रिकॉर्ड छुपा रहे हैं, इसका मतलब ही कि आपका कुछ काम में गड़बड़ है या आप कुछ चीज़ छुपाना चाहते हैं। तो हृदय रोग विभाग में कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जाती, हमेशा मरीज को पूरा रिकॉर्ड दिया जाता है और आपका हक है कि आप अपनी डिस्चार्ज के पहले या अपनी जांच के तुरंत बाद अपने कंप्लीट रिकॉर्ड की डिमांड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ प्रतिशत केस में, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ में, किसी भी तालाब में कुछ मछलियाँ खराब हो सकती हैं, लेकिन उसकी वजह से पूरे तालाब को दोष देना ठीक नहीं है। अधिकांश लोग, मेजॉरिटी ऑफ लोग, 99.9% लोग अच्छी भावना से काम करते हैं। अगर उनका इलाज सफलतापूर्वक नहीं भी होता है, तब भी अधिकांश हृदय रोग के जो विशेषज्ञ हैं उनकी भावना सही पाई जाती है। और जब भी इनके लोगों को मानवाधिकार आयोग में कई बार हम लोग कंप्लेन भी हमें देखा जाता है, तो कई बार हमको भी बुलाया जाता है, हमारा ओपिनियन भी लिया जाता है। तो इस तरीके के केसेस में अधिकांश बार मिसकम्युनिकेशन पाया जाता है। इसका मतलब आप इलाज के दौरान मरीज के से और मरीज के साथ वालों के साथ, मरीज के परिवार के साथ बैठ के 5 मिनट सही तरीके से बात करने की ज़रूरत है। इस पे हम सबको फोकस करना चाहिए। इसका मतलब काउंसलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट है और काउंसलिंग शायद उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि इलाज इम्पॉर्टेंट है।
ऑपरेशन करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऑपरेशन के पहले और बाद में आप परिवार को बताना कि ऑपरेशन की से क्या फ़ायदा है, ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है, ऑपरेशन में क्या रिस्क इन्वॉल्व होती है। कई बार मरीज को रिस्क के बारे में कई बार ऐसा देखने में आता है कि उनको रिस्क के बारे में प्रॉपरली नहीं बताया गया। तो रिस्क के बारे में बताना ज़रूरी है और एक इन्फॉर्म कंसेंट होना ज़रूरी है। तो जितना ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है उतना ही काउंसलिंग या मशवरा भी उतना ही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस elaborated discussion about this topic, because ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मरीज पेशेंट, बिकॉज हार्ट डिसीज़ आजकल बहुत कॉमन है और जब भी एक पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है उसका एक कंप्लीट फेथ होता है, बट इस तरह की कुछ अफवाहों से या फेक न्यूज़ से या कुछ केसेस की वजह से एक कंप्लीट सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क आता है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो ये 15 मिनट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फैमिली में कोई हार्ट डिसीज़ का पेशेंट हो, रिलेटिव है, तो इस तक ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। सर, अभी हमने बात की कार्डियोलॉजी के जो कॉमन ट्रीटमेंट होती हैं, एंजियोप्लास्टी के बारे में बात करी, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, पेशेंट के मिथ्स हैं। कोविड के बाद से जो सबसे ज़्यादा बात मीडिया में है, न्यूज़पेपर में है या डिजिटल मीडिया में है, वो कोविड वैक्सीनेशन एंड हार्ट अटैक। बहुत सारे लोग यंग एज में जिनकी डेथ हो रही है, रीज़न बता रहे हैं कि दीज आर साइड इफ़ेक्ट ऑफ कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिकॉज ना केवल आम जनता, इनफैक्ट मैं भी जब ये न्यूज़ देखता हूँ तो मुझे भी डर लगता है कि यार मैंने भी वैक्सीन लगवाई थी, कहीं उसका ये इम्पैक्ट मुझ पर भी तो नहीं पड़ेगा। तो कोरोना पैंडेमिक के बाद ये क्वेश्चन आना स्वाभाविक है और इसके दो भाग हैं। पहला, क्या कोरोना बीमारी या कोविड से हार्ट की बीमारियां बढ़ी? दूसरा, क्या कोविड की वैक्सीन से हार्ट की बीमारियां बढ़ी? तो पहले आते हैं पहले सवाल पर। तो कोविड बीमारी में या कोरोना बीमारी में जिन भी लोगों को सीवियर कोविड था, सीवियर कोविड का तात्पर्य हमारा उन लोगों से है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी और जिनको किसी भी तरीके के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी थी। उस समय यह डेटा भी है हमारे पास और यह प्रूवन भी है कि हार्ट में खून का थक्का जमने की बीमारियां बढ़ गई थी। वो हार्ट का थक्का, खून का थक्का हार्ट के कई हिस्सों में पाया जा सकता था, हाथ पाँव में हो सकता था और हार्ट की नसों में हो सकता था। तो खून के थक्के जमने की बीमारी से हार्ट अटैक की बीमारियां बढ़ी थी कोरोना के समय में, और वो कोविड की वजह से थी। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। तो जैसे सर, मैं आपको थोड़ा सा इसमें रोकना चाहूँगा कि एक कोविड की वजह से थक्के की बीमारियां उस समय थी, बट उसका प्रभाव अब कितने समय तक दिखेगा? कोविड को तो ख़त्म हुए हो चुके 3 साल, बट क्या उसका इम्पैक्ट आगे भी दिखेगा? मतलब लोगों में थक्का बनने की जो टेंडेंसी है, क्या वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगी? तो जैसे ही कोविड की हम लोग टाइमलाइन में जाएं तो 1 साल के 2 साल के बाद वो असर आना कम हो गए और जनरली ये असर 3 महीने के बाद ही ख़त्म हो गए थे उसी समय। तो कोरोना की बीमारी का असर उसी टाइम ही हार्ट की नसों में थक्का जमने पर लगभग ख़त्म हो गया था। अब आते हैं कोविड वैक्सीन पर। तो कोविड वैक्सीन से रिपोर्ट्स, जैसे आपने ही पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ा होगा, बहुत सारी कोविड वैक्सीन के लगाने के बाद थक्का जमने की रिपोर्ट या हार्ट अटैक की रिपोर्ट आई हैं, जिसमें मरीजों को हार्ट अटैक रिपोर्ट किया गया है। लेकिन जब यह डेटा ICMR या बड़ी संस्थाओं द्वारा रिसर्च किया गया तो इस पर कोई हार्ड डेटा निकल कर नहीं आया। इसका मतलब रिसर्च में यह प्रूव नहीं हो पाया कि कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक की दर में वृद्धि हुई है। यह लंबे बड़े डेटा के तौर पर नहीं निकल के आया। तो इस बात को कंक्लूड करना या इस बात को पुख्ते तौर पर कहना कि कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक बढ़े हैं या कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट की बीमारियों की संख्या बढ़ गई है, यह कहना इस समय संभव नहीं है। तो हम केवल जब एक सोसाइटी को मैसेज देते हैं तो शायद हमको केवल वही बात करना चाहिए जिसका हमारे पास प्रूफ उपलब्ध है, जिसका हमारे पास डेटा उपलब्ध है। यस, कुछ रिपोर्ट्स एनेक्डोटल आई हैं और उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है कि ये कोविड वैक्सीन की वजह से हुआ है। तो शायद यह इसका एक रीज़न है। तो सर, जब तक अभी डेटा नहीं आता है, कुछ कंक्लूजन नहीं है, तो जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लगवाई है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने लगवाई ही है, क्या ऐसे प्रिकॉशंस रखने चाहिए ताकि अगर कोविशील्ड की वजह से कुछ कार्डियक रिस्क उनमें डेवलप हो रही हो तो वो समय से पहले पता पड़ जाए? तो मैंने बोला जैसे आपको कि डेटा इस बात के लिए आया है कि उनका कोई संबंध नहीं है, कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ने का कोई संबंध नहीं है, ये डेटा निकल के आया है। लेकिन यस,
चूँकि अब कोविड वैक्सीन के अलावा एनवायरनमेंट पोल्यूशन, इसका मतलब भारत में जंक फूड प्लस एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्लस माइक्रोप्लास्टिक, ये तीनों बीमारियां जो इस तरीके से बढ़ रही हैं, और भारत डायबिटिक का कैपिटल भी बन गया है। अर्ली डायबिटीज़ के केसेस बहुत, मधुमेह के केस हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो शायद हम सभी को, चाहे वो कोविड वैक्सीन लगवाया हो या नहीं लगवाया, हम सबको अपनी हार्ट हेल्दी हैबिट में सुधार करना होगा, और हम सबको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू 10 साल पहले या 15 साल पहले। क्योंकि भारतीयों में अगर मैं आपको बताऊं, एक ब्राउन हार्ट सीरीज़ जो एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई है जिसमें KGMC कार्ड से भी हमने फुटेज दिए हैं, उसमें पूरे भारत इसमें इस बात में एक बहुत बड़ी एक कंसेंसस है पूरे विश्व में कि साउथ एशियन लोग, जो दक्षिण एशिया के लोग हैं, चाहे वो भारतीय हों, चाहे नेपाली हों, चाहे पाकिस्तानी हों, चाहे श्रीलंकन हों, इन सबको हृदय रोग की बीमारी बाकी समुदायों से ज़्यादा है, और हृदय रोग की बीमारी बाकी समुदायों से 10 साल पहले आती है। तो अगर ये बीमारी 10 साल पहले आती तो हमको ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। और इस बात में इम्पोर्टेंस इस बात का भी है कि यह बीमारी, ये व्यक्ति विश्व के किसी भी हिस्से में रहें, इनको बीमारी 10 साल पहले होती है। इसका मतलब हम सब जेनेटिकली ज़्यादा ससेप्टेबल है, या हमारे जीन्स में हार्ट की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है बनिस्बत उन लोगों के जो लोग वेस्टर्न रेस के हैं, या उन सबसे ज़्यादा है। और जब हम वेस्टर्न कंट्रीज़ का खान पान, जंक, कोलेस्ट्रॉल, डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या ओबेसिटी ले लेते हैं, तो यह एक के ऊपर एक रिस्क फैक्टर बढ़ गया है। इसका मतलब रिस्क फैक्टर की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो इस पर हमको काम करने की ज़रूरत है। सर, एक तो बात हुई कि हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है बिकॉज हमारा जेनेटिक रिस्क ज़्यादा है, बट हम देख रहे हैं कि आजकल लोग जो जिम कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि वर्कआउट करते समय डेथ हो गई, या जो जिम में हैवी लिफ्टिंग कर रहे थे उनकी डेथ हो गई, या जो जिम में ना सही जो लोग बहुत फिटनेस फ्रीक हैं उनमें भी ये रिस्क है। तो लोगों का कई बार जिम ज्वाइन करते समय भी ये डर रहता है कि यार मैं जिम करूं या नहीं करूं, कहीं इससे तो मुझे कार्डियक रिस्क नहीं बढ़ जाएगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? तो पहली बात, हेल्थ एक कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ होता है। इसका मतलब अगर आप अच्छे दिख रहे हैं, अगर आपका BMI अच्छा दिख रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप हेल्दी हों। तो कई बार मिसकंसेप्शन हो जाता है कि फला व्यक्ति बहुत अच्छा ये दिख रहा था, उसका फिजिक बहुत अच्छा था, और उसकी डेथ कैसे हो गई। तो जब वो अच्छा दिख रहा था, हो सकता है वो हेल्दी ना हो, उसके अंदर बीमारी चल रही हो। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ की बात करते हैं। इसका मतलब आपका दिखना भी ठीक है, आपका वेट भी नॉर्मल होना चाहिए, आपकी हार्ट की हेल्थ भी नॉर्मल होना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल होना चाहिए, आपका डायबिटीज़ भी नॉर्मल होना चाहिए। और तो अक्सर इन केस में देखा गया है कि सडन डेथ, जैसे कि आपके जिम में देखा है, और बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं, कोई नाच रहा है और अचानक गिर गया। इसमें से सभी जो मृत्यु है वो हार्ट की मृत्यु नहीं होती। फिर भी इसमें से अधिकांश जो मृत्यु होती हैं वो हार्ट से रिलेटेड होती हैं। अब इसके 2 पार्ट हैं, हार्ट से रिलेटेड तो है, लेकिन क्या ये हार्ट अटैक है? तो उसका आंसर है नहीं। कुछ जो उसमें से मृत्यु होती हैं वो एरिथमिक भी होती है। एरिथमिक मतलब हार्ट की 2 तरीके की बीमारियां होती हैं, जिसमें से एक ब्लॉकेज वाली बीमारी होती है और एक धड़कन वाली बीमारी होती है, और कुछ मसल की बीमारियां होती हैं। तो अक्सर जो डेथ होती हैं उसमें से बहुत सारा पार्ट एरिथमिक डेथ का भी होता है। इसका मतलब धड़कन का अचानक बढ़ना या अचानक कम हो जाना। जैसे कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाद में पता चला कि हार्ट की दीवारें मोटी पाई गई ऐसे लोगों का, जिसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में जब हार्ट की दीवारें मोटी होती हैं तो अचानक से धड़कन 200 या 220 के ऊपर हो जाती है और मरीज बेहोश हो जाता है और डेथ हो जाती है। इसके उलट हार्ट की नसों के ब्लॉकेज की बीमारी में कुछ प्रतिशत मरीजों को छोड़ दें तो अधिकांश व्यक्तियों को कुछ घंटों का, कुछ आधे घंटे का, कुछ 4 घंटे का, कुछ 5 घंटे का टाइम मिलता है इसके पहले कि वो कोलैप्स हों। तो सारी जो डेथ हो रही है, कार्डियक डेथ हो रही है, उसमें से सभी हार्ट अटैक की डेथ नहीं है। ये एक मिथ है। लेकिन क्या इन सभी डेथ के लिए हमको वरीड होना चाहिए? हाँ, क्योंकि यंग लोगों में इस तरीके के इवेंट्स का कोई सॉलिड डेटा नहीं है हमारे पास, लेकिन ओवरऑल ये बीमारियां बढ़ रही हैं और इनसे हमको निपटने की ज़रूरत है। जिम वालों के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगा कि वो व्यक्ति जो 30 साल से ऊपर हैं और जिनको किसी भी तरीके की कोमॉर्बिडिटी या
ऐसी कोई भी बीमारी जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और उनको लंबे समय से वो एक्टिव नहीं है, इन सब लोगों को अपने फिटनेस अपने फिजिशियन या अपने जनरल डॉक्टर से मिलने के बाद, अपना फिटनेस देखने के बाद ही विगरस जिम शुरू करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जाके आप अपना नॉर्मल वॉक से नहीं स्टार्ट कर सकते, और जब भी कोई जिम सेशन स्टार्ट करें, जिम की एक्टिविटी स्टार्ट करें, तो उसको धीरे धीरे शनै शनै आगे बढ़ाइए। इसका मतलब अगर आपके बगल में कोई आपको तेज़ चल रहा है, 10 या 12 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ रहा है, और आप पहले दिन ही जाके कोशिश करें, तो शायद आपके लिए ये एक हानिकारक हो सकता है। तो जैसे जीवन में बोलते हैं, धीरे धीरे आप आगे बढ़ें और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, और बाकी लोगों से compete ना करें। आपका अपना शरीर है, उसकी अपनी टेंडेंसी है, और उसकी अपनी अपनी कैपेसिटी है धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। बिकॉज जिम में अक्सर लोग कंपटीशन करते हैं, ईगो वर्कआउट होता है कि वो 6 की स्पीड से दौड़ रहा है, मैं 8 उठाऊं, वो 100 kg उठा रहा है तो मैं 150 उठाऊं। तो हमें ऐसी ईगो लिफ्टिंग या ईगो वर्कआउट नहीं करना है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें। अगर कोई आपको बीमारी है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें और स्लो प्रोग्रेस करें। सर, इसके अलावा जो जिम की चीज़ें हैं वो एक और बात सामने आती है कि कौन सा वर्कआउट करना चाहिए कार्डियक हेल्थ के लिए, कौन सा वर्कआउट ज़रूरी है। क्या हमें कार्डियो करना चाहिए, योगा करना चाहिए, या वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए, ताकि हमारी कार्डियक हेल्थ बेटर रहे। और उसके साथ ही जो आपने बात करी ओवरऑल हेल्थ, एक तो हो गई कार्डियक हेल्थ और एक होगी ओवरऑल हेल्थ। तो ये दोनों चीज़ें हमारी ऑडियंस को समझाइए, वो चाहे वो मेडिकोज हो या नॉन मेडिकोज हो, बिकॉज दोनों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल हेल्थ या कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ जिसके बारे में मैंने बोला, तो शरीर की हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों ज़रूरी हैं। और शरीर की हेल्थ के भी 2 पार्ट हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। तो इन सब को हमको बैलेंस बना के चलना है। और इस बैलेंस बनाने के लिए जैसे मैंने बोला, योगा और प्राणायाम आपके मेंटल हेल्थ में बहुत अच्छा काम करते हैं। और हमारे हार्ट के मरीजों के लिए भी, जब उनको हार्ट के ऑपरेशन के बाद तनाव से गुजरते हैं वो, तो उनको योगा प्राणायाम काफ़ी मदद करता है। कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जिसको हम अपने हर मरीज पे चलाते हैं जो ऑपरेशन के बाद होते हैं, उसमें धीरे धीरे हम उनकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं और फिजिकल कैपेसिटी के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करते हैं। अब आई बात आपकी हार्ट की हेल्थ की, फिजिकल हेल्थ की, तो उसमें मैंने आपको बताया कार्डियो और वेट ट्रेनिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो कई बार लोग एक्सेसिव कार्डियो करते हैं, कार्डियो मतलब जॉगिंग, रनिंग, और वेट ट्रेनिंग कम कर देते हैं। तो वेट ट्रेनिंग भी उतना ही ज़रूरी है जितना कार्डियो एक्टिविटी। तो उसका बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से इसका एक प्रोग्राम किया जा सकता है, किसको कितना ज़रूरत है। जिनको वेट लॉस की ज़्यादा ज़रूरत है शायद उनको कार्डियो की ज़्यादा ज़रूरत है, और जिनको वेट लॉस की कम ज़रूरत है उनको कार्डियो की कम ज़रूरत है। तो और आजकल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया है जिसमें आपको बैलेंस बना के बहुत एक्सेसिव वर्कआउट से बचना चाहिए। अभी लास्ट स्टडी में जो पब्लिश हुई है वो हमारे एक रेप्यूटेड जर्नल में पब्लिश हुई, जिसमें बोला गया अगर आप 7 से 7,000 कदम के आसपास भी दिन भर चलते हैं और एक्टिव रहते हैं और आपको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, तो आपकी हार्ट हेल्थ अगले 10 साल में बहुत अच्छी होने वाली है। इसका मतलब आपको 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 7 से 10,000 कदम चलें, एक्टिव रहें, अच्छा खाना खाएं और अपने आप को बीमारियों से बचाएं, जिससे आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी रह सकती है। तो एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड, दैट इज द मैसेज। ओके सर, अब हम आते हैं कि जो आपने बताया कि साउथ एशिया के लोगों का जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो उनको अर्ली एज ऑफ ऑनसेट की तरफ ले जाता है कार्डियक डिसीज़ के लिए। इसी वजह से शायद कार्डियक डिसीज़ को लेके बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न हैं और नए नए टेस्ट खोजते रहते हैं। अभी कुछ एक मैं पढ़ रहा था कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर मैं CT एंजियो करा लूँ तो शायद मैं हार्ट अटैक से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता हूँ अगर वो नॉर्मल आया। इसमें कितना सच है? क्या CT एंजियो कराने से आप अश्योर हो सकते हो कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा फ्यूचर में? तो CT एंजियो के बारे में बताना चाहूँगा कि हार्ट अटैक के अधिकांश केस अगर उनका CT एंजियो आप एक दिन पहले कराएं, स्पेशली यंग लोगों में, तो हो सकता है CT एंजियो लगभग नॉर्मल आए या ब्लॉकेज 50% से भी कम आए। तो इसका मतलब अगर आप हार्ट अटैक वाला मरीज जिसको शाम को आपको 100% नस बंद है, जिसको 100% ब्लॉकेज हुआ, उसका एक दिन पहले नस नॉर्मल भी हो सकती है। तो CT एंजियो कराने से आपकी हार्ट अटैक से नहीं बच सकते, ये बहुत क्लियर मैसेज है। क्या कुछ केसेस में CT एंजियो इंपॉर्टेंट होता है? बिल्कुल होता है। तो उसके लिए आपको अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट संपर्क करना चाहिए। वो एक टेस्ट ऐसा है
जिसमें लगभग 150 से 200 एक्सरे का एक्सपोजर होता है। टेक्नोलॉजी बेटर होने से कई बार वो 50 से 100 एक्सरे में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 200 एक्सरे कराना के बराबर है एक सीटी एंजियो कराना, और इतना रेडिएशन शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो अगर आपके शरीर को इसकी ज़रूरत है, कुछ इंडिकेशन है जिसमें आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, जिसमें सीने में दर्द, भारीपन, सांस फूलना, अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण हैं तो आप जरूर सीटी एंजियो करा सकते हैं, वो भी अपने डॉक्टर की सलाह के बाद। डायरेक्टली सीटी एंजियो के लिए नहीं मत जाएं, ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। और सीटी एंजियो से किसी भी तरीके का हार्ट अटैक को प्रेडिक्ट नहीं किया सकता और ना ही रोका जा सकता है। सो वेरी क्लियर मैसेज ऑडियंस फॉर यू। सीटी एंजियो एक ऐसा टेस्ट है जिसको आपको खुद से जाके नहीं कराना, राइट? आप कंसल्ट करें डॉक्टर से, अगर वो रिक्वायर्ड होगा तभी वो कराएंगे, बिकॉज इसमें बेनिफिट के कंपैरिजन में नुकसान ज़्यादा हैं अगर आप बिना किसी रीज़न के करा रहे हो। ये आपको अननेसेसरी एक्सरे से एक्सपोज कराता है। सर ये तो बात हो गई सीटी एंजियो की। अब जो कि हम पिछली बात कर रहे थे, प्रीडिस्पोजिशन, जो अर्ली एज ऑफ ऑनसेट होता है हार्ट डिसीज़ का साउथ एशिया में, और आजकल जो हार्ट डिसीज़ पहले कहते थे 40 या 50 साल में होंगी, अब वो 20 साल में भी देखी जा रही हैं। तो क्या अर्ली इंडिकेटर होते हैं जानने के, क्या एक सही समय होता है कि नहीं मुझे अब एक अपना प्रिवेंटिव कार्डियक टेस्टिंग करानी चाहिए? तो वो एज क्या है और क्या क्या टेस्ट कराएं लोग ताकि अपनी वो कार्डियक हेल्थ को सही रख सके? तो प्रिवेंटिव कार्डियक हेल्थ, इस पे काफ़ी काम हो रहा है, इसे प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी बोला जा रहा है। हम इस पे काफ़ी काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी तरीके से हम लोगों को ब्लड प्रेशर या तो होने से रोक दें या उसको कंट्रोल करके रखें, डायबिटीज़ या तो ना हो पाए, अगर हो जाए तो कंट्रोल रहे, और कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने दें। अगर हम इन सब चीज़ों पे काम करके इन सब चीज़ों को रोक लेते हैं तो 90% ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम को रोका जा सकता है, जो लंबे समय में मरीज को परेशान कर सकती है। अब क्या उम्र पे कराना चाहिए? इस पे 30 साल के ऊपर ये जो क्राइटेरिया हमने पहले किया था, मेरे ख्याल से अब उस क्राइटेरिया को, फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, उसको अब नीचे कर देना चाहिए। और किसी भी उम्र पे एक व्यक्ति का हर एडल्ट लाइफ में पहुंचने के साथ ही एक बार साल भर में कोलेस्ट्रॉल होना, उसका एक जनरल कार्डियक चेकअप होना और किसी लक्षणों के लिए एवेल्यूशन होना। इसका मतलब अपने जनरल फिजिशियन, अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, अपने लक्षणों के बारे में बात करें। लक्षण, क्लिनिकल साइंस, जो हमारे पुराने डॉक्टर्स, हार्डकोर डॉक्टर्स होते थे या जो हमको सिखाते थे कि लक्षणों में सब कुछ छुपा हुआ है, आप लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। किसी भी तरीके का सीने में दर्द, किसी भी तरीके का भारीपन, किसी भी तरीके का सांस फूलना और अनड्यू फटीग, अब एक नया लक्षण जोड़ा गया है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा, अत्यधिक थकान। अत्यधिक थकान जो आपको पहले नहीं थी, अगर अत्यधिक थकान आपके पास अब हो रही है तो यह एक हार्ट की बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो थकान, अत्यधिक थकान को भी अब लक्षणों में जोड़ा जा रहा है, सांस फूलने, दर्द, बेहोशी के अलावा। तो यू मीन टू से कि राइट एज जो 30th बताई गई थी, अब उसको अर्ली 20s कर लेना चाहिए। मे बी 18 से आप स्टार्ट कर सकते हो, और पहला स्टेप होना चाहिए कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि क्या, अगर वो सिम्टम के हिसाब से आपको कुछ प्रिवेंटिव टेस्ट बता सकते हैं। यू हैव टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, योर शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। और सिम्टम्स जो आपने बताया कि थकान, सीने में दर्द, सांस फूलना, ये चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है। इनमें से आप किसी भी चीज़ से अगर फेस करते हैं और आपकी एज कुछ भी हो, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। सर ये हो गई ओवरऑल कार्डियोलॉजी, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की बात। अब इसमें दो कंपोनेंट जी एडिक्शन का भी जोड़ना चाहूँगा जी। ये तो बात होगी प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की बात। इसमें बहुत बड़ा योगदान भारत में स्मोकिंग और टोबैको का है, जिस पे मैं अलग से बात करना चाहूँगा। हम इस पे काफ़ी काम भी करते हैं स्मोकिंग, सेजेशन और टोबैको में, क्योंकि यह एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर स्पेशलिस्ट और कभी कभी न्यूरोलॉजिस्ट, सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो भारत में अधिकांश यंग लोगों में, करीब 60 से 70% लोगों में टोबैको एक फिक्स रिस्क फैक्टर है। या तो वो तंबाकू चबाते हैं या स्मोकिंग करते हैं। तो ये 70% लोगों में यंग हार्ट अटैक, 40 साल से वर्ग में 70 से 80% लोगों में टोबैको पाया जाता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की सेटिंग में। तो हमारी टोबैको या स्मोकिंग एक बहुत बड़ा मीनेस है और बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है हार्ट की बीमारी के लिए। और इससे जिसको एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके की स्मोकिंग को जल्दी से जल्दी बंद करके या कम करके
हम इससे बच सकते हैं। तो ये हार्ट के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, इसको हमको ठीक करना होगा। सर आपने बात की भी स्मोकिंग की, एक अल्कोहलिज्म का भी फैक्टर आता है हार्ट डिसीज़ में, बट कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वाइन पीना जो है वो हार्ट के लिए अच्छा होता है। तो अल्कोहल पर से एक सारे तरीके के अल्कोहल की एक अलग कैटेगरी या वाइन, तो इसको लेके सर क्या कार्डियोलॉजिस्ट ओपिनियन है? ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। जैसे मैंने बोला कि पहले डेटा रेड वाइन के लिए था, लेकिन अब बहुत क्लियर कट डेटा हमारे पास उपलब्ध है कि अल्कोहल का डायरेक्टली हार्ट हेल्थ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन अल्कोहल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट की बीमारी होती है। तो जब हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ओवरऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें अल्कोहल का एब्स्टिनेंस या अल्कोहल मिनिमल लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब अल्कोहल हार्ट के लिए हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मत सोचें कि किसी पर्टिकुलर तरीके का अल्कोहल है वो हार्ट के लिए बेनिफिशियल होता है। दैट डेटा जो पुराना डेटा था, वो डेटा आज के डेट में उसको कंट्रोवर्शियल डेटा माना जाता है और वो डेटा आज की डेट में प्रूवन नहीं है। तो अल्कोहल से उन सभी लोगों को दूर रहना चाहिए जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है और जिनको स्पेशली वेट रिडक्शन की प्रॉब्लम है। इंडिया में हेल्थ को खाने से बहुत ज़्यादा जोड़ के देखा जाता है, और अगर हम ओवरऑल हेल्थ की भी बात करते हैं तो जब डेली फूड खाते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कुकिंग ऑयल मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है। तो इस बात पे भी बड़ा कंट्रोवर्सी रही है कि पहले तो घी को बहुत ख़राब बोला जाता रहा है, अब आज हर कोई A2 घी, गाय का घी, गिर घी, इन सबको लेके आ रहे हैं। सो व्हाट इज़ राइट काइंड ऑफ ऑयल? बीच में शायद सफोला ऑयल भी था कि जो हार्ट के पेशेंट हैं क्या उनको कोई अलग तरीके से ऑयल या घी यूज़ करना चाहिए, और नॉर्मल पब्लिक के लिए विच काइंड ऑफ ऑयल और घी इज़ बेटर फॉर कार्डियक हेल्थ? कार्डियक हेल्थ के लिए हम केवल उसी बात पे बात करना चाहिए हमको जिसका डेटा प्रूवन है। व्हेन वी आर टॉकिंग साइंटिफिकली, तो किसी एक तरीके का ऑयल किसी दूसरे तरीके के ऑयल से बेहतर नहीं है। तो करंट रिकमेंडेशन ये है कि हम मिक्स ऑयल यूज़ करें, पहला। दूसरा, फ्राइड फूड से जितना हो सके दूर रहें। गाय का घी उतना ही हेल्दी है जितना एक रिफाइंड अच्छी क्वालिटी का ऑयल। तो गाय का घी से ऐसा नहीं है कि हार्ट की बीमारियां बढ़ती हैं, हम इसको सबको मॉडरेशन में यूज़ करना है। जैसे मैं आपको बताया बैलेंस ज़रूरी है, तो वसा का उपयोग या तेल का उपयोग या घी का उपयोग जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसको पूरी तरीके से कम कर देना या ख़त्म करना अपनी डाइट में हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो उसको एक उपयुक्त क्वांटिटी में लें, तले हुए खाने से परहेज करें, स्पेशली हार्ट के मरीज जो हैं। लेकिन सभी तरीके का ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऑयल एक दूसरे ऑयल से सुपीरियर नहीं है। पॉलीअनसैचुरेटेड फैट जो तो पूफा होता है वो इन सब में लगभग सेम क्वांटिटी में पाया जाता है, और इसलिए लगभग सारे हम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो महंगा ऑयल बेहतर नहीं है, ये एक मैसेज देना चाहूँगा मैं यहाँ पे। सो ऑडियंस, आपको किसी भी मार्केटिंग गिमिक पे नहीं जाना है। सारे ऑयल और घी सेम है, चाहे वो आप घी खा रहे हैं, रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, उसकी ब्रांडिंग पैकेजिंग अलग हो सकती है, बट अगर आप ओवरऑल हेल्थ की या कार्डियक हेल्थ की बात कर रहे हो तो आप कोई भी घी खा सकते हो, बट मॉडरेशन इज़ द की। किसी भी अच्छे क्वालिटी के आप तेल में अगर बहुत तली हुई चीज़ें खाएंगे अल्टीमेटली वो आपके हार्ट को इम्पैक्ट करेगा ही। तो सर, जस्ट टू सम अप दिस प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वाला सेशन, मैं अगर आपसे पूछूं कि सर कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो करनी चाहिए एक नॉर्मल इंडियन को, चाहे वो वर्कआउट के लेवल पे हो, डाइट के लेवल पे हो, मेंटल हेल्थ के लेवल पे हो, जिससे उसकी हेल्थ बेटर रहे, तो वो ऐसी कौन सी 5 एडवाइस रहेंगी? तो मैं शुरू करूंगा बचपन से, क्योंकि हमको अब नेक्स्ट जनरेशन पे फोकस करना है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन ही अगले 15 साल में 20 साल में भारत का भार उठाने वाली है। तो स्टार्ट करें बचपन से, बच्चों को एक्टिव रखें। चाइल्डहुड ओबेसिटी का नंबर 10% से ऊपर पाया गया है अभी एक मेट्रो शहर में। तो 10% बच्चे ओबीस हैं, तो चाइल्डहुड ओबेसिटी से बचें। तो बच्चों को अभी से अपने अच्छे न्यूट्रिशन की सलाह दें, बच्चों को खेल में उलझाए रखें, तो चाइल्डहुड ओबेसिटी से बचें। जैसे ही आप चाइल्डहुड ओबेसिटी से बचते हैं नहीं पहले 10 साल में, उसके बाद एडोलेसेंस में सारी डाइट फैक्टर्स 10 से लेकर 19 साल की उम्र में सारी डाइटरी हैबिट को आप धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करें। इसका मतलब अच्छा खाना, हरी सब्जियां, फल, जंक फूड को अपने डाइट से अवॉइड करें, और 10 से 19 साल की उम्र में आप अच्छी डाइट का पालन करें। तीसरा, जैसे आप एडल्ट होते हो, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, इन सब से दूर रहें।
तो ये आपके जब से ऐसे आप एडल्ट बन सकते हैं तो इन सब से दूर, इन सब बीमारियों को रोक लें। अगर अब जैसे ही आप तीसरे या चौथे डिकेड में पहुंचते हैं जहां पर ये सब बीमारियां कई बार ना चाहने पे भी आपको हो जाती हैं, क्यों? जैसे अभी डिस्कस किया हमने, साउथ इंडियंस में जेनेटिक ट्रेट है। तो अगर आपके पास जेनेटिक ट्रेट है, आपको इसेंशियल हाइपरटेंशन होना है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होनी है, तो कई बार होगी आप सब कुछ करने के बाद भी। तो इन चीज़ों को कंट्रोल रखें तीसरे और चौथे डिकेड में। अगर हम इतना पालन कर लेते हैं, अपनी बीमारी को ठीक रख लेते हैं, लेवल ठीक रख लेते हैं, तो 90% बीमारियां, हार्ट की बीमारियां को कंट्रोल किया जा सकता है, क्रोनिक तरीके की वाली को। कुछ बीमारियां 10 से 20% बीमारियां जिन पर हमारा कोई बस नहीं है, उनके लिए हमको अग्रिम उपचार की तरफ भागना चाहिए। राइट। हार्ट डिसीज़, न्यूट्रिशन, सर इसके अलावा आजकल जो जेन जी है, सप्लीमेंट्स की बहुत बात हो रही है। कई बार वो ऑथेंटिक होते हैं, शायद डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब भी करते हैं, बट वो चाहे जिम के लोग हों, नॉन जिम यूज़र हों, सप्लीमेंट के नाम पे कुछ भी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो ले लेते हैं। ये कितना सही है? चाहे वो वेट लॉस के लिए हो, वो कहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के लिए होता है, विटामिन की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए होता है, रीज़न बहुत सारे हैं। बट कितना ऑथेंटिक है इनको लेना, और क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए अगर इस तरह की चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं? तो मेरा मानना है, मैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन अनटिल अनलेस यू आर इन प्रोफेशनल स्पोर्ट, इसका मतलब आप कोई एथलीट नहीं है, आपका प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें आपको एक्सट्रीम पे जाना पड़े, किसी भी तरीके का सप्लीमेंट एक यंग एज के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको डिटेक्ट हो गया कि आपको ये डेफिशिएंसी है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन रूटीनली सप्लीमेंट लेना हमेशा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। आप उसको हमेशा एक डाइट में सप्लीमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो प्रोटीन लेना है तो आपके पास पनीर है, सोयाबीन है, दालें हैं, एगिटेरियंस हैं लोग, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। तो हाई प्रोटीन सप्लीमेंट, स्टेरॉइड सप्लीमेंट हमेशा हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। देयर हैज़ बीन इंस्टेंस जहाँ प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से किडनी के डैमेज की संभावना होती है। जब किडनी पे सोल्यूट लोड या किडनी की क्षमता से बाहर, छनन क्षमता से बाहर अगर प्रोटीन आप लेते हैं, किडनी में एक क्षमता होती है 24 घंटे में प्रोटीन को छानने की, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है, मेटाबॉलिज्म से ज़्यादा हो जाता है, तो किडनी को भी डैमेज होता है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट या कोई भी सप्लीमेंट लेने के पहले अपने फिजिशियन से ज़रूर संपर्क करें, और इन सप्लीमेंट्स को अगर आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल मत लें। सर अभी तक हमने बात करी है फिजिकल हेल्थ के बारे में, बट ओवरऑल हेल्थ में मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। और आजकल हम बहुत सारी बातें, शायद ये जेन जी के दौर में बहुत कॉमन है, मेंटल ट्रॉमा, काउंसलिंग। मेंटल हेल्थ का कार्डियक हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, और कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं? तो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ में मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंटल हेल्थ से कार्डियक हेल्थ उतनी ही जुड़ी हुई है जितना कि हार्ट की हेल्थ एक नॉर्मल फिजिकल हेल्थ से। इसका मतलब है कि अगर मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से नहीं हुई तो कार्डियोलॉजी या हृदय रोग मरीज जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ फील नहीं करेगा, जो हमारा अल्टीमेट गोल है। कैसे अचीव कर सकते हैं मेंटल हेल्थ? इसका मतलब ये है कि योगा, प्राणायाम, अपनी लाइफस्टाइल स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। हर इंडिविजुअल का अपना लाइफस्टाइल स्ट्रेस होता है। क्या आपका लाइफस्टाइल स्ट्रेस आप मैनेज कर पा रहे हो, अपनी लाइफ का स्ट्रेस मैनेज कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको किसी से हेल्प लें, कोचेस की मदद लें, लाइफस्टाइल कोचेस की मदद लें, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लें जो प्रोफेशनल है। तो इस तरीके से आप इसको बेहतर कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ की वजह से, बीमारियों की वजह से कई बार हार्ट पे डायरेक्ट इफेक्ट भी होता है, जैसे कि जिससे हार्ट अटैक तक संभव है। हार्ट की पंपिंग कम होना एक बीमारी है जिसमें कई बार सीवियर स्ट्रेस की वजह से मरीज को हार्ट अटैक और हार्ट की पंपिंग कम होने जैसे सिम्टम भी आते हैं, जिसमें तेज़ी से सांस फूलना या सीने में दर्द भी हो सकता है। इसको टाकासुबो कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। यह एक एक्सट्रीम फॉर्म है, बहुत कम लोग में होता है लेकिन हो सकता है। इसके अतिरिक्त धड़कन का बढ़ना, सीने में घबराहट, पाल्पिटेशन बहुत कॉमन है स्ट्रेस वाले लोगों में। तो ऐसे लोगों को जब हम स्ट्रेस थेरेपी भी देते हैं साथ में, और अपने कलीग की सहायता से उनको बिहेवियरल थेरेपी भी देते हैं, तो उनके सीने का दर्द कम हो जाता है और घबराहट भी कम हो जाती है, और धीरे धीरे लोग बेटर फील करने लगते हैं। स्पेशली हार्ट अटैक के बाद के पीरियड में जब मरीज अपनी कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में जाता है,
अपनी धीरे धीरे रिकवरी में जाता है। वो पहले 8 हफ्ते में धीरे धीरे उसको को ये सब बीमारियाँ ठीक करनी होती हैं और अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना होता है। तो जैसे उनकी मेंटल हेल्थ अचीव हो जाती है फिजिकल हेल्थ के साथ, दे बिकम फुल्ली फिट एंड दे कैन ज्वाइन देयर वर्क ऑल्सो। सबके दिल का ख्याल रखने वाला कार्डियोलॉजिस्ट, आप खुद अपना कैसे ध्यान रखते हैं? व्हाट इज़ योर फिटनेस रूटीन? बिकॉज आपका बहुत ही बिजी स्केड्यूल है, टाइम का कोई हिसाब किताब नहीं, इमरजेंसीज कभी भी आ सकती हैं, अनप्रिडिक्टेबल वर्किंग आवर्स, इस सब के बीच आप अपनी फिटनेस का ध्यान कैसे रखते हैं? व्हाट इज़ योर फिटनेस रूटीन? तो कई बार मैं बोलता हूँ कि ना करने के लाख बहाने होते हैं। ना करने के लाख बहाने का मतलब ये है कि अगर जब लोगों को अपना फिटनेस अचीव नहीं करना होता है तो अपने शेड्यूल को, अपने टाइम को, अपने जॉब को एक बहाना बनाते हैं। बट मेरा कहना है कि हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है। अगर आपको पता है कि आप रात में 10 घंटे की 8 घंटे की नींद लगातार नहीं ले सकते, तो आप एक एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि मैं रात को लगातार 8 घंटे नहीं सोया इसलिए मेरी फिजिक ऐसी है। तो मेरा मेन मोटो है कीप योर सेल्फ एक्टिव। इसका मतलब मैं 7 से 8 घंटे या 10 घंटे जब दिन में काम करता हूँ, जब मेरा काम स्टेशनरी भी है तब भी मैं उस काम को खड़े होके या मूवमेंट के साथ काम करता हूँ। जैसे कि अगर आपको 4 मरीज़ देखने हैं तो आप वो 4 मरीज़ अलग अलग कमरों में भी देख सकते हैं, जिसमें आप मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेली एक्टिव रहने से, मोबिलाइज रहने से, इसके अलावा 30 to 45 मिनट डेली एक्सरसाइज का टाइम निकालना है, वो हम सारे लोग निकाल लेते हैं और हम इस तरीके से अपनी फिजिकल फिटनेस को अचीव करते हैं। सोशलाइजेशन के साथ क्या जंक फूड कंपलसरी है? तो उसका आंसर है नहीं, उसका कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा बिल्कुल एक्सट्रीम पे ना जाएं। अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं तो कुछ भी टच ना करना इज़ ऑल्सो एज बैड एज टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट फूड लेने के बराबर ही ख़राब है। तो बिल्कुल बैलेंस बना के रखें, अपने एक सोशल लाइफ भी मेंटेन करके रखें। और कई बार सोशल लाइफ स्टाइल से अगर आपके अच्छे दोस्त हैं, अच्छी फैमिली है और आप उनके साथ टाइम व्यतीत करते हैं तो आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ अच्छी हो सकती है। इस पे काम कर सकते हैं। सोशलाइजेशन इज़ नॉट बैड। कई बार हम सोशलाइजेशन को फूड के साथ लिंक करते हैं, राइट? सोशलाइजेशन एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने फैमिली से, फ्रेंड से मिलते हैं और वो ना केवल आपके मेंटल हेल्थ को बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। तो सोशलाइजेशन करना बुरी बात नहीं है, तरीका चेंज करने की ज़रूरत है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंटायर जर्नी। अब मैं कुछ आपसे पर्सनल सवाल पूछूंगा कि इस जर्नी में, राइट फ्रॉम योर मेडिकल स्कूल टू दिस पॉइंट, आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है? बिकॉज जब भी एक यूथ की बात करें उनको एक मेंटोर लगता है। शायद वो जैसे मंदिर में आप जाते हो, भगवान दिखते हैं तो एक फोकस बना रहता है। तो हु इज़ योर इंस्पिरेशन ए मेंटोर इन दिस जर्नी थ्रू आउट? तो हर स्टेज में लाइफ में आपको अलग अलग तरीके के आप यू लुक अप टू सर्टेन पीपल। वो आप जब स्कूल में होते हो तो टीचर हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है। जब आप कॉलेज में पहुंचते हैं तो कोई आपका एक प्रोफेसर हो सकता है। ऐसे ही जब आप कार्डियोलॉजिस्ट बनते हो तो कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जिसने मुझे अफेक्ट किया है जब मैं ग्रेजुएशन में था तो डॉक्टर देवी शेट्टी मेरे बहुत बड़ा एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साउथ इंडिया में, कर्नाटका में एक बहुत अच्छा मॉडल डेवलप किया जिसमें ऐसी बीमारियाँ, हृदय रोग बीमारियाँ जिनको इलाज करना बहुत ही महंगा और मुश्किल था, आयुष्मान योजना के आने के पहले उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया जिसमें अफोर्डेबल हेल्थ केयर गरीब से गरीब लोगों को और हज़ारों से हज़ारों बच्चों को और बड़ों को उन्होंने एक हृदय रोग सर्जरी के आयाम में उन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी 2 साल की ट्रेनिंग, लगभग 2 साल की ट्रेनिंग नाना डॉक्टर देवी शेट्टी और उनकी टीम, कार्डियोलॉजी टीम के अंदर हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है भारतीय चिकित्सा के इतिहास में, डॉक्टर देवी शेट्टी और उनकी टीम का उस तरीके का हेल्थ एम्पायर डेवलप करना। वेरी इंस्पिरेशन है आपके डॉक्टर देवी शेट्टी सर। विद द ग्रेस ऑफ गॉड और आपकी मेहनत से आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा नाम कमाया है कार्डियोलॉजी को एक एक्सेसिबल बनाने के लिए अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। बट हर व्यक्ति का एक पर्सनल गोल भी होता है। तो सक्सेसफुल हो, ये हमारे जो ऑडियंस, यंग ऑडियंस देख रही है, उसके लिए ये क्वेश्चन का आंसर बहुत हेल्प करेगा कि आपका
पर्सनल गोल क्या है जहाँ पे आपको ऐसा लगे नहीं पहुँचने के बाद नहीं ये सेंस ऑफ अचीवमेंट है? क्या ऐसी चीज़ें जैसे आप हासिल करना चाहते हैं अपनी फील्ड में, कार्डियोलॉजी में? तो अक्सर मेरा डिस्कशन होता है जब मेरी टीम के साथ, तो केवल एक ही कांस्टेंट चीज़ है, अगर आप डेथ हैं तभी चीज़ें कांस्टेंट रह सकती हैं। इफ़ यू आर अलाइव, चेंज इज़ रियलिटी। तो आपको चेंज रियलिटी है और हमको समय के साथ, वक्त के साथ पॉजिटिव चेंज ग्रहण करना है, आगे बढ़ना है। और अगर आप किसी पॉइंट पर जाकर लाइफ में पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं तो आपका ग्रोथ होना असंभव है। तो अगर हमारी सोसाइटी के लिए जो हमारा दायित्व है, सोसाइटी से ही देश बनता है और देश से फिर भारत का पूरा विकास होता है। तो हम सबको अपने इंडिविजुअल लेवल पे कैसे हम इस सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, उस पर काम करना है। हम सतत उसके लिए प्रयासरत हैं और मुझे नहीं लगता कि अगले कई सालों में या दशकों में मेरे जीवन में ऐसा कोई समय आएगा जिसमें मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि जो हमने अचीव किया है या जो हमारे पास है वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। तो ये असंतुष्टि जो है ये ज़ील होती है आगे अच्छा करने की। मैं फाइनेंशियली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। और हमारा दायित्व है कि जिस दिन तक हम लोग को दायित्व मिला है, हमको एक मौका मिला है सोसाइटी में चेंज होने का, टिल आवर डेथ वी शुड बी वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। मैं जो क्रक्स निकल पाए, जो चीज़ें हमेशा चेंज होती रहती हैं वही बनी रहती हैं और वही आपकी ज़ील आपको आगे बढ़ाती है। तो सर, वी आर कमिंग टू कंक्लूड दिस पॉडकास्ट, बट इसको एंड करने के पहले, सिंस दिस पॉडकास्ट इज़ अबाउट टियर 2 टाउन, टियर 3 टाउन, जहाँ की जनरेशन को शायद एक्सेसिबिलिटी नहीं है मेट्रोज़ तक, जिनके सपने बहुत बड़े हैं, वो बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो चीज़ें मेट्रोज़ में है वो मेरे शहर में हो जाएं, वो अपने घर नहीं छोड़ना चाहते। और ऐसे लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज जो हम कहते हैं ना, अगर यही लोग जिनके सपने बड़े हैं छोड़ के बड़े शहर चले जाएंगे तो वो छोटे शहर कैसे डेवलप होंगे, वहाँ के लोगों को कैसे सुविधाएं मिलेंगी। तो आप जैसे लोग, तो क्या आप भी एक, जैसे मैंने आपसे बात करते समय पाया, आप भी एक शायद छोटे शहर से आते हैं, तो कैसे वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे मेंटोरशिप ले सकते हैं, कैसे रिस्क टेकिंग जो उनकी कैपेबिलिटी है वो बढ़ाएं वो, और कुछ करें जिससे कि टियर 2 और टियर 3 टाउन जो इंडिया है उनकी तस्वीर बदले और वो उसमें एक बहुत अहम हिस्सा रखें। इसमें मेरा कहना है 2 पॉइंट पे। पहला, भारत का भविष्य टियर 2 और टियर 3 टाउन में है, इस बात से कोई डाउट नहीं करें। और भारत का पूरा जो फ्यूचर है 2047 तक वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ ही डिसाइड करेंगे। तो आप वहाँ हैं जहाँ भविष्य है। दूसरा, अपनी असफलता से नहीं घबराएं, कीप वर्किंग हार्ड। आप अपने परसिवरेंस रखें और अपना लगातार काम करते रहें जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो। आप अगर लगातार अपनी इस मेहनत पे काम करते रहेंगे तो आप एक पूरा सिस्टम को बदल सकते हैं। और हम सभी ने कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पे ये दिखाया है कि अगर हम एक लेवल की तक एक सीलिंग अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद सफलता कहीं नहीं गई है। तो अगर जितने भी स्मॉल टाउन के लोग हैं या हमारे जबलपुर शहर के लोग हैं या महाकौशल के लोग या मध्य प्रदेश के लोग हैं, मध्य प्रदेश में ही भविष्य है, मिडिल क्लास इंडिया में ही भविष्य है और मिडिल क्लास इंडिया ही पूरे वर्ल्ड को ड्राइव करेगा अगले 20-25 साल तक। तो हम लोग उसी का पार्ट हैं और लेट्स सेलिब्रेट दिस एंड वी विल विन दिस टुगेदर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट और हमारा इस पॉडकास्ट में आपने इतना समय दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो कंक्लूडिंग दिस पॉडकास्ट विद द मैसेज, आज का जो हमारा कार्डियोलॉजी का पॉडकास्ट था, इसमें हमने कार्डियोलॉजी को एक बिजनेस मॉडल के जैसे सीखा। कार्डियोलॉजी एक ब्रांच जो कि टियर 2 टाउन, हमने बिजनेस में क्या लेसन इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होता है गैप एरिया, कि जहाँ गैप है वहीं बिजनेस चलेगा। तो गैप एरिया इज़ द टियर 2 और टियर 3 टाउन जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है। उस बिजनेस को खड़ा करने के लिए आपको ज़रूरत होती है टीम को हमने समझा कार्डियोलॉजी इकोसिस्टम के थ्रू। हमने सीखा टीम वर्क, बिकॉज इंडिविजुअल अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सीखा मेंटल हेल्थ के बारे में, हमने सीखा कार्डियक हेल्थ के बारे में, और बहुत सारे मिथ्स
जो कि आम जनता के दिमाग में हैं, चाहे वो कार्डियोलॉजी की ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, अपने डाइट से रिलेटेड हो, जिम से रिलेटेड हो, या फिर वर्कआउट से। तो देखिए इस पॉडकास्ट को अंतिम तक, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, चाहे वो आप एक यंग डॉक्टर हो, अपनी ब्रांच सेलेक्ट करना चाह रहे हो, यंग बिजनेसमैन हो, अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, या आप एक आम जनता हैं जो कि अपने हार्ट की बेहतरी के लिए, अपने कार्डियक हेल्थ को बेहतर करने के लिए प्रयासरत हों। और हमारे इस पॉडकास्ट पे कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको एक कैसा लगा। ये हमें हेल्प करेगा इस तरह के और एपिसोड बनाने में। कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग अस। बियॉन्ड द मेट्रो, कहानी नए भारत की। थैंक यू।